Assalamualaikum, good morning, Subha everybody. bakhair, कैसे हैं आप सब Welcome लोग? and today is the day, well not today is the day, लेकिन आज literally आखिरी दिन रह गया है, कल से इलेक्शंस हैं, 23 घंटे to be exact रह गए क्योंकि हैं। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज होगा, True. शाम 5 बजे तक ये सिलसिला बगैर किसी तात्तुल के होपफुली जारी इंशाल्लाह, रहेगा बिल्कुल। और हम सबको यही इनकरेज करेंगे। वैसे आई एम श्योर अब तक सब लोगों ने 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करके मालूम कर लिया होगा कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है। कैन आई जस्ट ऐड, ये एक बड़ा फेस्टिविटी का ओकेजन भी होता है, तो अगर आपका पोलिंग स्टेशन आपकी फैमिली मेंबर्स का, दोस्तों का आसपास है, साथ है, तो इट कैन बी एन एक्टिविटी जहां सारे मिल के साथ जाएं। यू कैन हैव फन विद इट एज वेल। बड़ा सीरियस काम है, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी शुड गेट आउट टू वोट। वो मेरा ख्याल है कहने की जरूरत ही नहीं होगी, जो मतलब वो जिनके इर्द गिर्द कुछ ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं। बहुत सी आउटलेट्स हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सी कैफेज हैं, जो कि अगर आप अपना इंतखाबी वो जो एक लाइन लगा देते हैं, निशान, अंगूठे का निशान अगर आप दिखाएं तो आपको फ्री कॉफी चाय भी मिल सकती है। मतलब देयर आर मेनी एक्टिविटीज सराउंडिंग इट एज वेल, तो इसको एंजॉय भी करें, लेके करें जरूर। तो लिहाजा वोट करना बड़ा जरूरी है। नान चने खाएं लेकिन वोट जरूर कास्ट करें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, 23 घंटे रह गए, वो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की सारी तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं और सिर्फ कोई 26 करोड़ बैलेट पेपर्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आई मीन इन फिगर्स से ज़रा थोड़ी सी श्योरिटी होती है कि इंशाल्लाह लोग ज़रा भर भर के वोट्स भी डालेंगे। फौज को एज ए रिजर्व फोर्स भी रखा गया है, जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उनको बहुत करीब रखा गया है। मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च भी किया ताकि शहरियों को एतमाद आए कि हाँ जी, अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना कि कोई हंगामा नहीं होगा, अगर होगा तो कंट्रोल कर लिया जाएगा। क्योंकि हम आपको दोबारा से कह दें, आपने अपने इर्द गिर्द नजर रखनी है। जो बाज शरपसंद अनासिर हैं वो ऐसी वीडियोस सर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे जो फेक होंगी, जो झूठी होंगी, जिनका इस इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ताकि इसको सबोताश किया जा सके, ताकि इस पे सवाल उठाए जा सके, ताकि लोगों को डीमोटिवेट किया जा सके। अच्छा, यू कैन यूज योर आईडी कार्ड्स बाय द वे। आपका ऑब्वियसली आईडी कार्ड होगा तो वो तो आप यूज कर ही रहेंगे। इसके अलावा अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है तब भी आप डाल सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब डोंट लेट दैट स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग आउट टू वोट। इसके अलावा देयर इज कंप्लेंट्स का एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया गया है इलेक्शन कमीशन के ने कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ जो आपको लगता है कि दिस शुड नॉट बी हैपनिंग और ये गलत है या व्हाटएवर योर कंप्लेंट माइट बी, तो पहली बार ये हो रहा है कि व्हाट्सएप नंबर भी एक शेयर किया है। उसके अलावा अच्छा जी, उसके अलावा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं, आपको पता है कि उनकी नजर तो हर जगह होती है। सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। हम अक्रॉस द कंट्री सूरत हाल मालूम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सॉरी, आई डिडंट हियर। हां, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट्स की ही बात हो रही है, क्योंकि मेरे कान में भी कुछ चल रहा था। निकाल देना, क्यों इतना शोर है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी। काशिफ मुश्ताक, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही होंगे शबीर डार जो कि हमें रावलपिंडी से ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान चौधरी इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम मुल्तान और अली नईम हैं हमारे साथ हैदराबाद में। काशिफ ने भी माशाल्लाह ऐसा स्पॉट चुना है कि कोई देख ले 2024 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पस मंजर में ये किस किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अच्छी कलरफुल बसेस हैं। मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर शॉट, काशिफ आपको आवाज आ रही है हमारी? काशिफ ठीक है, खूबसूरत कलरफुल बसेस हैं, बट द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन और कराची में जाहिर है अभी तक उस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। इस मरतबा एक कोशिश की है पीपल्स बस सर्विस की सूरत में, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा उसे वसी करने की ज़रूरत है। काशिफ, कमिंग टू यू, आप बताइएगा इलेक्शन कमीशन के तरफ से क्या बताया जा रहा है? तैयारी मुकम्मल है, सामान पहुंचा दिया गया है या आज पहुंचाया जाएगा? अब्दुल्ला हुमा, सबसे पहले तो आपको हम इन्हीं बसेस के हवाले से बताएं तो हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो कैंप ऑफिस बनाया गया है उसके बाहर मौजूद हैं और तमाम तर जो बसेस की कतारें हैं ये इसलिए लगी हुई हैं कि यहाँ से सामान की तरसील होनी है और सामान लेकर ये बसेस अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना होंगी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में। तो ये बसेस हमारे बैकग्राउंड में इसलिए नज़र आ रही है, जबकि हम अगर मजमूई तौर पर पोलिंग की अमल की बात करें कि किस तरह होगा, क्या सामान की तरसील कैसे जो है वो यकीनी बनाई जाएगी, तो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की पहले बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है वो 210 नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं उनके उम्मीदवार जो हैं वो जो है वो हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में, जबकि सूबाई असम्बली की 911 ऐसी सीट्स हैं जहां जो है वो उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो इनके लिए जो सिक्योरिटी प्लान सिर्फ ईस्ट के लिए रखा गया है वो 6000 है, जबकि अगर हम पूरे सूबे की बात
रखा गया है। तो सूबे भर के लिए सिक्योरिटी के जो एहलकार तैनात किए जाएंगे वो आला हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि 1,40,000 सूबे भर में, जबकि कराची में 40,000 पुलिस एहलकार और 6,000 से ज़ायद जो है वो रेंजर्स की नफरी और दीगर नफरी जो है वो इसमें शामिल होगी। तो इनके साथ साथ तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। ना सिर्फ इस बार हमने देखा है कि सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया, बल्कि रिहर्सल भी की गई है। जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ एहलकारों की तादाद को भी बढ़ाया गया है। खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात होंगी और तमाम तर जो सामान की तरसील का भी इस वक्त अमल जो शुरू होगा उसमें जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस मोबाइल साथ पोलिंग स्टेशन तक इन अमले को जो है वो छोड़ा जाएगा और उसके बाद तमाम तर सामान को यहाँ से कुछ देर बाद ही जो है वो ये अमल शुरू किया जाएगा। तो इस तरह की थोड़ी सी सिचुएशन है। और इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि इस वक्त ना सिर्फ कराची के इस एक जो कैंप ऑफिस है यहाँ इस तरह का रश आपको नज़र आ रहा है, बल्कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं और इन 8 डिस्ट्रिक्ट के जो कैंप ऑफिस हैं उनमें इसी तरह का रश है। पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो ना सिर्फ इस कैंप ऑफिस के बाहर मौजूद है बल्कि अंदर भी इसी तरह मौजूद है। जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की सूरत हाल पे आप हमें ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल शहर की सूरत हाल भी हम आपसे जानेंगे इन अ बिट उस पे हम आएंगे आपके पास कि क्या इंतखाबी माहौल रहा। बिलावल ने भी रैली की, MQM पाकिस्तान भी मुतहर्रिक है, बड़े बड़े दावे कर रही है, फिर कुछ बानी MQM के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार भी सामने आ गए हैं। सो इट इज अ लिटिल chaotic and confusing and so we need to understand and unpredictable, which is the best thing. Well, unpredictability is फिर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार भी हैं मैदान में। सो काफी सारी पार्टियां हैं जो जोर आजमाई कर रही हैं कराची में। क्योंकि कैंपेनिंग का आखिरी दिन था रात 12 बजे तक, तो लिहाजा उसकी भी एंड तक क्या क्या रहा वो भी हम पता करेंगे काशिफ आपसे। बट लेट्स मूव ऑन टू मुल्तान नाउ। इमरान चौधरी हमें मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, तैयारियां बताएं और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी चीज़ें देते हैं, बैलेट पेपर्स हो जाए, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इक्विपमेंट, सब कुछ हो चुका है या अभी आज का दिन भी लगेगा उसमें? जी बिल्कुल हुमा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको तमाम मुल्तान के जो हैं वो 6 कौमी और 12 सूबाई असम्बली की सीटों के जो टोटल बैलेट पेपर्स थे, पोलिंग का जो दीगर सामान था, वो जो 3 कैंप ऑफिस बनाए गए हैं। एक मुल्तान सिटी में बनाया गया है जहाँ से 4 कौमी असम्बली के और 8 सूबाई असम्बली की सीटों के जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो पोलिंग का सामान, बैलेट पेपर्स वगैरह लेंगे, जबकि एक कैंप ऑफिस तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर में बनाया गया है जहाँ से उनको जो है वो सामान मिलेगा। मजमूई तौर के ऊपर 1800 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं जहाँ पे वोटर्स जो हैं वो अपने हक़ राहिदा इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमने माजी में भी ये देखा है कि सबसे जो क्रिटिकल पोजीशन होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो खवातीन के पोलिंग स्टेशंस पे होते हैं और जो मुबैना धांधली के वाक़यात हैं वो भी वहीं पे होते हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी प्लान बनाया गया इनमें जो खवातीन की पोलिंग स्टेशन हैं, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था वाज़े तौर पर कि जितने भी खवातीन के पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पर खवातीन सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी देंगे। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 600 पोलिंग स्टेशन हैं खवातीन के, जबकि 700 पोलिंग स्टेशन कंबाइन हैं। तो मजमूई तौर पर 1000 से ज़ायद जो हैं वो खवातीन के पोलिंग स्टेशन हैं और सिर्फ 300 लेडीज़ पुलिस एहलकार हैं। मजमूई तौर पर 2500 एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 300 पुलिस की हैं। बाकी जो हैं वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, मुख्तलिफ दर्जा चहारम की खवातीन हैं, उनको जो है वो सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। अच्छा, जो मुल्तान की पॉलिटिक्स इमरान बड़ी इंटरेस्टिंग है, जाहिर है साबिक वज़ीर आज़म का भी हल्का है, फिर बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना खानवादों का भी हल्का है। इट हैज़ ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग। फिर सदर्न पंजाब का समझ लें सॉर्ट ऑफ हब है, यहाँ से सदर्न पंजाब के लिए तहरीक भी शुरू होती है, या आपको पता ही है माजी में क्या कुछ होता रहा, किस तरह से लोगों को अलग कर करके सामने लाया जाता रहा। फिर वादे भी होते हैं। कौन कौन से मुकाबले ऐसे हैं जिन पे कांटे के मुकाबले, कांटे का जिसे कहते हैं ना टक्कर एक्सपेक्टेड है? हल्के ऐसे हैं जहाँ पे कांटे के जो है ना वो मुकाबले मुतवक्को हैं, जिनमें बड़े नाम हैं। NA 148 जिसमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके मुकाबले में PTI के मुनहरिफ रुकन अहमद हुसैन डेड जो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्का, जिसमें इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन, जिनको मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट किया और उनके मुकाबले में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वो इलेक्शन लड़े हैं। जबकि उनके मुकाबले में साबिक चीफ व्हिप और साबिक MNA मलिक आमिर डोगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो तवक्को किया जा रहा है। जबकि तीसरा बड़ा मुकाबला जो है वो NA 151 में जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी की एक आबाई सीट थी और पहली मरतबा ये हुआ है कि 2 रवायती हरीफ मखदूम जावेद हाशमी और शाह
महमूद कुरैशी इकट्ठे हैं। मखदूम जावेद हाशमी ने भी शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं मेहर बानो कुरैशी, उनके हक में जो है अपने इलाके में जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। और जावेद हाशमी के जो दामाद हैं जाहिद बहार हाशमी, वो भी मेहर बानो कुरैशी के साथ MP की सीट पर इलेक्शन लड़े हैं, जबकि उनके मुकाबले में अली मूसा गिलानी जो कि गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ से भारी अक्सरियत से जीते थे। इसके अलावा मुस्लिम नून के अब्दुल गफ्फार डोगर, वो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये 3 जो हल्के हैं, ये यहाँ पर कांटे का मुकाबला जो है वो तसव्वुर किया जा रहा है। जबकि जो NA 150 है, वहाँ से भी जैन कुरैशी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के ने गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से विन किया था, लेकिन इस मरतबा उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हैं। So very household names जिनके बारे में लोग जानते हैं, फेमिलियर बिल्कुल हैं, ये वो नाम हैं और ऑब्वियसली जिनसे बहुत पाकिस्तान में नाम हैं, लेकिन ये सियासत से जो थोड़ा सा भी दिलचस्पी हो किसी को तो वो इन नामों से वाकिफ है। और फिर वो एक लेगेसीज भी है ना पीछे, क्योंकि वो हम जब डायनेस्टीज की बात करते हैं तो इनमें ऐसे ही कुछ नाम आ भी जाते हैं। बट लेट्स गो टू हैदराबाद नाउ, और अली नईम हमारा इंतजार करें। अली नईम, कॉन्टेस्ट का भी पूछेंगे, कौन से जिस तरह अब्दुल्ला कह रहे हैं ना टक्कर के मुकाबले, उन सारों पे बात होगी, लेकिन उससे पहले बताएं कि सारा एवरीथिंग इज इन प्लेस इलेक्शन कमीशन की तरफ से, खासतौर पे बैलेट पेपर्स की बता दें, सिक्योरिटी बता दें, ओवरऑल एक व्यू दें। जी, इस वक्त मैं हैदराबाद के पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ से आज पोलिंग के सामान की तरसील की जानी है, और इस पोलिंग के सामान की तरसील का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो सुबह 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, और उसी हिसाब से यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स यहाँ पर वक्त से पहले पहुँचना शुरू हो गए। लेकिन अगर हम बात करें ROs की और उनके मातहत जो रेवेन्यू का अमला है जिनकी जानिब से ये सामान तकसीम किया जाना है, उनमें से महज चंद लोग ही पहुँच सके हैं। अगर पोलिंग के सामान की बात की जाए तो इस हवाले से जब हमने यहाँ पर जो सिक्योरिटी में मामूर सिक्योरिटी एहलकार हैं उनसे हमने मालूमात की है, तो उनका ये कहना है कि जो पोलिंग का सामान है उसको अभी लॉक करके रखा गया है। जब यहाँ पर अफसरान पहुँच जाएंगे और रेवेन्यू का अमला भी पहुँच जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर सामान की तरसील की जाएगी। इसी सिलसिले में आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कैंप्स भी लगाए गए हैं, पीछे कुर्सियाँ भी हैं, सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इन कैंप्स के अंदर जो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो सेक्शन बनाए गए हैं। इन सेक्शंस के ज़रिए जो है वो बैलेट पेपर्स हो गए या जो दीगर सामान हो गया, वो सारा का सारा सामान यहाँ से तकसीम किया जाएगा। हैदराबाद के अगर अंदर हम बात करें हैदराबाद की सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो हैदराबाद के अंदर कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 6 हल्के हैं। इन तमाम हल्कों के ऊपर जो रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे वो उनकी तादाद 12,25,147 है, और जो मर्द वोटर्स हैं उनकी तादाद 6,62,000 से ज़ायद है। इसी तरह से जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद 5,62,000 से ज़ायद है। इन तमाम वोटर्स के हक़ रायदही के लिए जो पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, उन पोलिंग स्टेशंस की तादाद 883 है। इन 883 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो पोलिंग का अमल है उसको खुशगवार तरीके से यकीनी बनाने के लिए जो सिक्योरिटी मामूर की गई है। अच्छा, क्विकली हैदराबाद के कौन से हल्के ऐसे हैं जहां पर कांटे के मुकाबले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद के अंदर PS 62 का हल्का जो है यहाँ पर कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। उसकी वजह यह है कि ये हल्का वो हल्का है जिसके अंदर 2018 के अंदर यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल जब्बार खान ने इस सीट को विन किया था, जो कि एक बड़ा अपसेट था। वैसे तो हैदराबाद के अंदर अगर हम बात करें तो हैदराबाद के अंदर रिवायती तौर पर जो मद्दे मुकाबिल 2 तंजीमें हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM है। अगर इलाकों में बात की जाए तो सिटी के इलाकों में, और सिटी के हल्का जो है NA 220 और NA 220 के ऊपर और NA 219 के ऊपर यहाँ पर जो हम माजी में देखते आ रहे हैं वो MQM के कैंडिडेट्स ही विन करते हैं। और NA 218 की बात करें जो कासमाबाद के हल्के पर मुश्तमिल है, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही विन करती आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सूबाई असम्बली के हल्के की, तो सूबाई असम्बली का हल्का जो PS 62 है, यहाँ पर 2018 के अंदर अपसेट हुआ था, और यही वजह है कि जो NA 219 यहाँ पर अभी भी स्ट्रांग है, या वहां से PTI का कोई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है? ठीक है, हम समझ गए लतीफाबाद में MQM जीतती आई है, कासमाबाद में पीपल्स पार्टी जीतती आई है। सो टेल अस अबाउट द PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार।
जी, पीटीआई की अगर बात करें तो पीटीआई अगर हम 2018 के अंदर देखें तो पीटीआई हैदराबाद के अंदर दूसरी बड़ी जमात के तौर पर उभरी थी। हालांकि सीटें तो विन रिवायती जमातों ने की थी, लेकिन अगर दूसरे नंबर पर हम जमात की बात करें तो पीटीआई के उम्मीदवार थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। इस बार भी पीटीआई के उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं, पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो कि आज़ाद हैसियत के अंदर लड़ेंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें तो PS 61 के अंदर जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो शजील इनाम अमन के हक के अंदर रिटायर हो गए। इसी तरह से अगर हम बात करें NA 218 के अंदर मोहर्रम खान थे, वो भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ठीक है, उम्मीदवार थे। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपने हमें अच्छे से समझाया है किस तरह से हैदराबाद में जो अहम हलके हैं वहां पर मुकाबला होने जा रहा है, कौन कौन सी सियासी जमातें हैं बड़ी मुतहर्रिक हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टफ कंपटीशन एक्सपेक्टेड है। अभी हम जाएंगे पिंडी। जी, रावलपिंडी जा रहे हैं। शबीर डार हमारा इंतजार कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन 2024 के बैनर के आगे खड़े हैं। शबीर, आप किधर खड़े हैं? यहाँ तो हनीफ अब्बासी भी हैं, जी, फिर शेख रशीद भी मुकाबलों का भी हैं। बताएं, तैयारी का भी बताएं, सिक्योरिटी का भी बताएं। जी हुमा, बिल्कुल आम इंतखाबात 2024 के हवाले से जो अहम मरहला है, जो इलेक्शन सामान की तरसील है, उसका जो आगाज़ है वो तकरीबन शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर रावलपिंडी के ऑफिस में, और यहाँ पर जो इंतज़ामात है इलेक्शन सामान की तरसील से मुतल्लिक वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर पहुँचाई गई है। जो प्रिजाइडिंग अफसरान है वो वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इलेक्शन सामान की तरसील है उसका बाकायदा आगाज़ नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जब आएंगे यहाँ पर तो उसके बाद जो है प्रिजाइडिंग अफसरान या जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको ये सामान दिया जाएगा। यहाँ पर एक मास्टर कंट्रोल रूम कायम किया गया है। एक बड़े हॉल में जो इलेक्शन सामान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पर भेजा गया है उसकी बाकायदा सिक्योरिटी रखी गई है, और बाहर भी अंदर भी मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी लेयर्स हैं वो कायम किए गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये सामान की तरसील जो है वो शुरू हो जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद सामान की तरसील शुरू हो जाएगी। जो अहम हलके हैं मुख्तसरन उसमें बता दीजिए क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। शेख रशीद भी बड़े अफसुर्दा हैं, दिल उनका टूटा हुआ है, PTI से ज़रा नाला है, नाराज़ हैं, वहाँ क्या चल रहा है वो भी बता दें। अब्दुल्ला, रावलपिंडी में कौमी असम्बली के 7 हलकों पर इंतखाबात होने हैं, और इसी तरह जो सूबाई असम्बली के हलके हैं वो 14 है। रावलपिंडी में जो अहम सियासी शख्सियात हैं उनमें साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, इसी तरह जो साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत जो बड़े हलके हैं 7 हैं, इनमें ये लोग इंतखाबात लड़ रहे हैं। लिहाजा जो रावलपिंडी के जो 7 हलके ये 7 के 7 बड़े अहम हैं, और इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि जो शेख रशीद साबिक वज़ीर दाखिला है उनको 2018 में PTI की हिमायत हासिल थी, लेकिन इस दफ़ा उनको ये हिमायत हासिल नहीं। इस मरतबा उन्हें हिमायत हासिल नहीं है। इस पे जरा हम डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से दोबारा बात करेंगे। एक सेकंड, किसी ने बड़ा ही अच्छा हमें कमेंट लिखा है, और उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी गहमा गहमी है जहां से हमें मैसेज कर रहे थे, और लगता है कि इलेक्शन की चांद रात है। तो ये बड़ा अच्छा हमें स्टेटमेंट लगा, बिकॉज वाकई देयर इज अ बिट ऑफ एन एक्साइटमेंट इन द एयर। और जब पूरा मुल्क मिलके एक ही एक्टिविटी में हो ना, जैसे ईद वगैरह होती है, तो फिर बड़ी आपको एक क्लोजनेस फील होती है। क्रिकेट से भी हम अक्सर औकात जोड़ लेते हैं, या फिर PSL के अहम मैचेस या फाइनल वगैरह होता है। ऐसा ही होना चाहिए कि लोग जुड़े एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की हम बात कर रहे थे अक्रॉस द कंट्री। हमने मुख्तलिफ शहरों से अपडेट भी ली। बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी सामान आज पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग रूम कायम किया गया है। शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी इस्तेमाल होगा। व्हाट्सएप नंबर क्या होगा, मॉनिटरिंग रूम में किस तरह से ऑब्जर्व की जा रही होंगी चीज़ें, सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में तो तफसील से कल से परसों से बात हो ही रही है। जब नताइज आना शुरू हो जाएंगे कि वो किस तरह से आगे पहुंचाए जाएंगे,
ये सारी चीजें जानना बड़ी बहुत important है। जरूरी है। तो उसके लिए हमारे ये पास please बंद दो कर। बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हमने बुलाया है ताकि हम बिल्कुल देखें, हम इधर उधर से ना पता करें, हम डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स से पता करें कि व्हाट्स गोइंग ऑन। जफर इकबाल हुसैन साहब हमारे साथ हैं जो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, और साथ ही खिजर अजीज साहब हैं जो कि DGIT इलेक्शन कमीशन है। Another very important task at hand. अच्छा बोथ जी। ऑफ देम एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। जफर इकबाल साहब, सबसे पहले तो आपसे ही शुरू करते हैं। इंतखाबी अहलियत और इंतखाबी निशानात से मुतालिक आपको पता है बड़े आखिरी दिनों में भी इलेक्शन से पहले कोर्ट्स की और हमारी अदालतों की कुछ डायरेक्टिव्स वगैरह आते रहे हैं, तो इस चीज़ में बहुत स्पेकुलेशन थी कि जो छपाई थी बैलेट फॉर्म्स की वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बिकॉज कुछ निशान चेंज हो रहे थे। इसके हवाले से अपडेट दीजिए। कोई ऐसे हल्के भी हैं जहां इलेक्शंस ना हो सके फॉर दिस वेरी रीजन? Because it was too last minute. नहीं मैम, ऐसे है कि ये आपकी बात ठीक है कि ये कोर्ट्स में केस रहे हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात थी। ये बड़ी ह्यूज एक्सरसाइज थी। ये इसके हमने बड़ी मेहनत के साथ, हमारे स्टाफ ने, प्रिंटिंग प्रेसेस ने इसको मुकम्मल किया है। और इसमें जो हमारे पास इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सिर्फ चाहे किसी हल्कों में इलेक्शन नहीं हो रहा है, एक नेशनल की है कॉन्स्टिट्यूंसी और 3 प्रोविंशियल की है, वो भी उसकी कैंडिडेट्स की डेथ्स की वजह से हुआ है। लेकिन बाकी इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने सारा ये ऑपरेशन जो है इंतहाई तनदेही और मेहनत के साथ मुकम्मल किया है। इंटरेस्टिंग जी। अच्छा लगा ये जान के कि सिर्फ जो नागहानी वजूहात हैं उनकी वजह से इलेक्शन बाज़ हल्कों में डिले हुए हैं, अदरवाइज ऐसा कोई हल्का नहीं है जहां पर इसलिए ना हो सके कि बैलेट पेपर्स की छपाई नहीं हो पाई है। अब आपसे हम खिजर साहब ये जानना चाहेंगे कि DRS पिछली मरतबा बहुत कंट्रोवर्सी बनी, बहुत से सवालात उठे, अब जो सिस्टम लाया जा रहा है ये क्या है, ये किस तरह काम करेगा? क्योंकि पिछला इंतखाब तो मुतनाज़ ही तब होना शुरू हुआ था जब RTS मुबैना तौर पर बैठ गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें मौका दिया। इस दफ़ा जी कोई RTS वगैरह नहीं यूज़ हो रहा, और हम आपको ये पूरे कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है, एक पूरा इलेक्शन कमीशन का एक सॉल्यूशन है जो हमने 859 रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में ट्रेंड 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 4 लैपटॉप्स और हर IT इक्विपमेंट के साथ इक्विप करके दिया। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके मोबाइल पे भी इंस्टॉल किया गया है। इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है जी। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ये अपने मोबाइल्स पे तस्वीर लेगा फॉर्म 45 की, और उनके सामने जो पोलिंग एजेंट्स हैं वहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा अपने रिटर्निंग ऑफिसर को। अगर सिग्नल आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर सिग्नल नहीं आ रहा तो स्पेशलाइज SOP को फॉलो करते हुए वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास तो वैसे ही जाना है सेक्शन 95 के तहत। रास्ते में सिग्नल आएगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट कर देगा वो रिज़ल्ट। और अगर फिर भी नहीं पहुंच सकता, उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में जाके अपना मोबाइल लाजमी दिखाएगा, क्योंकि वो फॉरेंसिक टाइम स्टैम्प और लोकेशन स्टैम्प ऑलरेडी मोबाइल पे लॉक हो गई। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो कानून है उसकी प्रायोरिटी रिज़ल्ट इलेक्ट्रॉनिक भेजना प्रायोरिटी नंबर 2 है। नंबर 1 ये है कि वो जो रिज़ल्ट उसने लिया है वो लॉक हो जाए उस मोबाइल के अंदर। सही। और वो रिटर्निंग अफसर को तसल्ली कराएगा, जो फॉर्म 47 जब वो बना रहा होगा, जब डाटा एंट्री करा रहा होगा, उससे पहले वो तसल्ली कर लेगा जो फिजिकल फॉर्म 45 है वो लॉक हुआ हुआ उसके मोबाइल पे। तो ये तो हमारा पूरा रेडीनेस सिस्टम है जो इस पे उनको ट्रेंड किया हुआ है तमाम पाकिस्तान भर के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ। अब रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जो 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं फॉर नेशनल असेंबली और 3 फॉर प्रोविंशियल असेंबली, वो 3 मोड्स में काम कर रहा होगा। एक तो वो ऑनलाइन डाटा एंट्री ना स्विफ्टली और स्मार्टली हो रही होगी, और अगर किसी भी वजह से डाटा नेटवर्क कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऑफलाइन मोड में काम करता रहेगा। इवन डाटा एंट्री ऑपरेटर को ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरा सिस्टम रुक गया है या उसमें कोई रुकावट आई है। और इसके साथ अगर ये दो ऑनलाइन और ऑफलाइन, एक तीसरा टूल भी है जो उसके साथ हमने सेपरेट रखा हुआ है। तो ये 3 बैकअप सिस्टम रखे हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी कौम इत्मीनान करे। वजह यह है कि ये स्पेशलाइज SOP, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हमने तरबियत में भी बताया, ये हमने पिछले 40 बाई इलेक्शन में इस्तेमाल किया और सक्सेसफुली यूज हुआ है। अच्छा, यानी कि ये तो यानी आपका बेसिकली नई चीज नहीं है, दिस हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड। यस जी, ट्राइड और टेस्टेड। और पिछली दफ़ा जो जी
RMS है ना हमारा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसने बड़ा अच्छा काम किया था, ये उसका इम्प्रूव वर्जन है। अच्छा, ये अच्छा, उसका कोई टाइम मैं पूछना चाहता हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आरओ तक जाना है, जाहिर है वो पहले तो नतीजे की तस्वीर भेजने की कोशिश करेगा, कोई टाइम फ्रेम भी है कि हाँ भाई उसे 1 घंटे में पहुंचना है या आधे घंटे में पहुंचना है या 12 घंटे में पहुंचना है या 6 घंटे में पहुंचना है? क्योंकि आपको पता है ना बीच में धुंध वगैरह भी आ जाती है फिर। हाँ, इस सब का धुंध का भी बंदोबस्त किया हुआ जी, ये GPS सिस्टम से कनेक्टेड है, ये लोकेशन वाइज सब कुछ पता लगता रहता है। और इसकी असल बात ये है, पहले 2-3 चीज़ें ज़रा मैं आपकी तवज्जो से बता दूं, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है, चंद ममालिक में जहाँ पर पूरे मुल्क में बेवक्त वक्त इलेक्शन हो रहा है। ये चैलेंज ज़रा देखिएगा। और शाम को जब वो रिज़ल्ट जब 5 बजे पोलिंग ख़त्म होती है और अगले चंद ही घंटों में जब काउंटिंग ख़त्म हो जाती है तो ये फॉर्म 45 वहाँ रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है पूरे मुल्क में बेवक्त वक्त। ये चंद ममालिक हैं, सारे दुनिया में ऐसे मुल्क में इतने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट नहीं है। अब आपका जो सवाल है कि ये कितने देर में पहुंचेगा, ये डिपेंड करता है जी पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसर के ऑफिस का फिजिकल डिस्टेंस पे। तो वो अपने अपने टाइम पे पहुंचते हैं और वो ट्रेंड भी हैं, उनको इस दफ़ा स्पेशल ट्रेनिंग भी ये दी गई है कि आपने फिजिकली पहुंचना है और जल्द अज जल्द रिटर्निंग अफसर को रिपोर्ट करना है। अच्छा, इस पे बहुत से और सवालात हैं जो आपसे पूछेंगे आगे इसमें चलकर। इसलिए भी सवालात हैं बिकॉज आपको पता है मौसम, एक धुंध का तो हमने जिक्र कर दिया, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बर्फबारी हो रही है, जहां बारिशें हो रही हैं। तो ऑल्दो ये रिजर्वेशंस भी पहले बताई गई थी, बल्कि चलें ये सवाल ही हम बना देते हैं कि इन रिजर्वेशंस के बावजूद जफर साहब ये किस तरह डिसाइड हुआ था कि हालात जो है इलेक्शंस के लिए बिल्कुल साजगार हैं, जबकि अमनो अमान के भी इश्यूज चल रहे थे, मौसम का तो हम सारों को पता ही है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल, बड़ा एक्सट्रीम हुआ है। हाउ डिड इलेक्शन कमीशन कम टू दिस कंक्लूजन कि इलेक्शन हो जाए और इसी डेट को हो जाए? ऐसे है कि अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी इलेक्शन कमीशन के लिए, और साथ ही ये जो हम तो बात कर रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन पहले भी इन डेट्स में होते रहे। जब इलेक्शन ड्यू हो जाता है तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि इलेक्शन कराए। तो जो जहाँ तक बर्फबारी का ताल्लुक है तो हमने उससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो चीफ सेक्रेटरीज थे और IGs थे उनको भी बुलाया था, यहाँ पे हमारी मीटिंग हुई है। ख़ास तौर पे जहाँ पे बर्फबारी हो रही है वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे ताकि कोई रास्ता बंद ना हो, और जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं वो वोटरों को और पोलिंग स्टाफ को सबको फैसिलिटेट करें। अच्छा, स्पेशल अरेंजमेंट्स आपने इंतजामिया से मिलकर किए हैं ताकि रास्ते वगैरह खुले रहें, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखने की बात हो रही है? जी 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 जी, ऐसे ही अच्छा जी, ऐसे ही। अच्छा, हम खिज़र साहब आपके पास दोबारा आएंगे। आपने कहा कि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी उसके फिजिकली पहुंचने का कोई कट ऑफ टाइम है? चले इसको मैं बता देता हूँ। जी जी, आप बता दें। जी जफर साहब। ऐसे है कि देखें सर, बात यह है कि 5 बजे पोलिंग ख़त्म होगी। हाँ जी। जहाँ पे वोटर मौजूद होगा पोलिंग स्टेशन की हदूद में, वो पोलिंग जारी रहेगी जब तक तमाम वोटर अपना वोट कास्ट नहीं कर लेते। इसके बाद प्रोसीजर ये है कि पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग अफसर ने काउंटिंग करनी है, फिर उसकी एजेंट्स की मौजूदगी में उसने रिज़ल्ट अनाउंस करना है, रिज़ल्ट की कापी उसने एजेंट्स को देनी है, और रिज़ल्ट की कापी उसने बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर भी चश्मा करनी है। एजेंट से उसने दस्तखत भी लेने हैं, क्योंकि दस्तखत भी लेने हैं, क्योंकि ये होता है कि एजेंट पहले छोड़ के चले जाते हैं या फिर सियासी जमातें शिकायत करती है कि हमारे एजेंटों को निकाल दिया, ये भी होता रहा है। सर ऐसे है कि आम तौर पे होता यह है कि जो लूजिंग कैंडिडेट होता है उसके एजेंट्स वहां से चले जाते हैं। ठीक, लेकिन तो वो तो ज़ाहिर है उस पर ऐसी कंपल्शन तो हम नहीं रख सकते, लेकिन जो एजेंट्स मौजूद होंगे वो सारे दस्तखत करेंगे, और हमने उनको हिदायत भी दी है कि जितने एजेंट्स हैं उनसे दस्तखत कराएं। तो लेकिन अगर इलेक्शन एजेंट भाग जाता है तो फिर उसका कोई हमारे पास कोई हल नहीं है। कंपल्शन नहीं है उसके लिए कि जी उससे सबसे कराने ही कराने, ऐसा ये लाजमी नहीं है। जफर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैंने कहा कंपल्शन नहीं है, कोई लाजमी नहीं है कि चाहे हार रहा हो या जीत रहा हो तमाम पोलिंग एजेंट के दस्तखत होने चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, खिज़र साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी अब आ रही है। जी अब आ रही है। जफर साहब आपको भी आवाज आ रही है? आ रही है। चले, हम पूछ रहे थे कंपल्शन नहीं है, कोई लाजमी नहीं करार दिया गया, लेकिन ये सजेस्ट किया गया है कि पोलिंग एजेंटों के दस्तखत होने चाहिए फॉर्म 45 पे, राइट? देखिए सर, बात यह है कि हमने तो बाकायदा वो जो फॉर्म 45 है जिसको हम रिजल्ट ऑफ द काउंट कहते हैं, उसमें बाकायदा हमने कॉलम रख दिया है कि पोलिंग एजेंट्स दस्तखत करेंगे।
तो लिहाजा हम ये तवक्को करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी, कैंडिडेट से भी, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि पोलिंग एजेंट्स उस पर दस्तखत करें, ताकि उनके पास भी रिकॉर्ड हो, हमारे पास भी रिकॉर्ड हो, ताकि कोई उसमें रद्द-बदल भी ना हो सके उस फॉर्म में। ऑलराइट, और पोलिंग स्टेशन में जो जवाब, जो रिजल्ट आएगा वही आप कह रहे हैं कि आप बाहर उसके वो चिस्पा भी करेंगे और वो ही एंटर जी, भी जी। किया जाएगा सिस्टम में। ऐसे तो ही, इस तरह आपने बताया, फुल प्रूफ है। ये भी बता दें खिज़र साहब, मतलब दुनिया है, हम देखते हैं जो चीज़ ऑनलाइन होती है, जो इस किस्म के सिस्टम्स होते हैं वो बड़ी अच्छी तरह हैक भी हो सकते हैं। टेक्निकलिटीज़ का हमें पता नहीं है, आप हमें बता सकते हैं कि ये हैक प्रूफ है? जी बिल्कुल, सिंपल अल्फाज में, हम कोई इंटरनेट, कोई पब्लिक नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे, और राइट फ्रॉम मोबाइल से रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर से जो रिज़ल्ट सारा कंपाइल हो रहा है, ये एक सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क है, और ये इलेक्शन कमीशन का अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑल ओवर द कंट्री हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है फाइबर ऑप्टिक्स पे, और जहाँ फाइबर ऑप्टिक्स नहीं है वहाँ पर वीसैट है, सैटेलाइट है, ये ईसीपी का सारा सेटअप है। ये ईसीपी का सारा सेटअप है। जफर साहब, अभी आपने बात का हुदूद में अगर लोग मौजूद होंगे तो पोलिंग चलती रहेगी। आपको पता है बाज़ पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जिसमें अंदर जगह होती है कतार लगने की, लेकिन गेट के बाहर भी लोग कतार लगाए खड़े होते हैं 5 बजे से पहले। तो वो जो गेट के बाहर खड़े हुए हैं 5 बजे तक या 5 बजे से पहले, क्या उनको भी वोट डालने की इजाज़त होगी? क्योंकि बीच में ऐसे भी इंतखाब गुजरे हैं जहाँ पे ये शिकायत रही जी पोलिंग स्लो कर दी तो इसलिए बारी नहीं आ रही हमारी मुबैया ना। तो नहीं, हम ये इंश्योर करेंगे कि जो पोलिंग स्टेशन पे मौजूद है वो वोटर वो सारे वोट कास्ट करें। और बाज़ औक़ात हम इसमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी हमने देखा है कि बाज़ पोलिंग स्टेशनों पे लोग मौजूद थे, हमने प्रिजाइडिंग अफसर को कहा है कि ये जितने भी लोग मौजूद हैं इनके वोट कास्ट कराया। और अभी तो 5 बजे तक है टाइम, लेकिन बाज़ औक़ात रिक्वेस्ट आ जाती है, रश ज़्यादा होता है, टर्न आउट हल्ला करे अच्छा आ जाए कि भाई थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दे, तो उस वक्त उसी टाइम फैसला होगा इन तमाम बातों का। ये ऐसे है कि उससे पोलिंग ख़त्म होने से 2 घंटे पहले तक इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है। तो ये जो है ना, मैं नहीं समझता, क्योंकि काफ़ी टाइम है, 8 से 5 बजे तक टाइम बहुत टाइम है। अच्छा, तो अब जी अच्छा जफर साहब, एक और चीज़ जो कि ऑब्वियसली वी हैव सो मेनी पाकिस्तानीज ओवरसीज़, तो वहाँ से वाले इस इलेक्शन में 2 चीज़ें तो मुमकिन नहीं हुई हैं, एक ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज़। खिज़र साहब भी इसका जवाब दीजिएगा। जी, दोनों बता दें। हाँ, तो दोनों उनका भी यूज़, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का यूज़ भी ना हुआ, तो क्या कमीशन का कोई फ्यूचर में कोई है प्लान ये करने का, ये या फिर ये वन ऑफ ही होगा? ईवीएम्स पहले तो मैं पूरी आपकी तवज्जो से पूरी आवाम को बता दें, इलेक्शन कमीशन ना टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव इदारा है। तो इलेक्शन कमीशन ने बायोमेट्रिक्स, ईवीएम, ओवरसीज़ वोटिंग के तीनों के तजर्बात सेक्शन 94 और सेक्शन 103 को फुल कंप्लायंस करते हुए पार्लियामेंट में भी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। आगे पार्लियामेंट ने एक्ट करना है। तो एक तो ये बात मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी सारी तैयारियां अपनी, जो फीचर्स, जो टेक्नोलॉजी आगे फ्यूचर में इस्तेमाल होनी है, वो हमने पार्लियामेंट में जमा करा दी और कानूनी कंप्लायंस कर दी है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, बीच में अमेंडमेंट भी हुई थी प्रीवियस गवर्नमेंट ने, तो इलेक्शन कमीशन ने उसमें भी फोर्थ कमिंग होकर इस पर प्रोएक्टिवली रोल अदा किया। तो अब जो जहाँ तक बात है, अब कल जो इलेक्शन हो रहे हैं वो तो हमारे इसी सिस्टम से हो रहे हैं। आपकी इजाज़त से एक बात ज़रूरी कर दूं, क्योंकि बाद में ही मौका मिलेगा नहीं, अब वक्त कम रह गया है। इफ़ यू अलाउ मी, टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अभी इन हैंड है उसको सारे ज़रूर इस्तेमाल करें। 8300 पे आज और अभी सारे वोट चेक करें। होता ये कि हमारी आवाम उस दिन बैठ के लाइन में खड़े होकर 83 देखते हैं, तो उस पर सिस्टम पे लोड जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल ही ले। आज अभी सारे आप लोग अपने घर में बैठ के अपना वोट चेक कर लें 8300 पे। और अगर किसी को कोई शिकायत है तो 111-327-000 पे हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें। अच्छा, ये वो भी टेक्नोलॉजी की चीजें, इसको बता पूरी तरह दीजिएगा जो इस्तेमाल आप करें। लोगों ने शिकायत के लिए खोला हुआ है। जी हाँ, ये हमारी कंप्लेंट्स आती हैं इलेक्शन मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। हमारा पूरा डिजिटल वॉल, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो हमारा इलेक्शन कमीशन का नर्व सेंटर है। वहाँ पर हमें लाइव कंप्लेंट्स आ रही हैं। हमारी वेबसाइट है ecp.gov.pk, उस पर आपको ये कंट्रोल रूम का भी नंबर और वो व्हाट्सएप का भी नंबर और ईमेल और फैक्स और सब कुछ दिया हुआ है, और लोग भेज रहे हैं और लाइव रिपोर्टिंग हो। अच्छा, ये सारी कंप्लेंट्स डिजिटल हैं, इसका कागज़ से, पेपर से, प्रिंटर से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये इमीडिएटली ऑनरेबल कमीशन के सामने पेश होती है। अगर पॉलिसी मैटर है उसी वक्त फैसला होता है। और आप ये देख रहे हैं कि इफेक्टिवली आप मीडिया को हम दे रहे हैं रिपोर्टिंग, जहाँ पर मॉनिटरिंग का हमारा डाउन टू द लेटर ये निज़ाम है। सिमिलरली पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये लाइव रियल टाइम पे ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट्स आगे फॉरवर्ड होती हैं।
राइट जी। बहुत बहुत शुक्रिया जफर इकबाल Thank you हुसैन साहब और खिजर अजीज साहब। किसी ने हमें बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है और भेजी है और हम उसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं कि आज लग रहा है इलेक्शंस की चांद रात है, बिकॉज देयर इज़ अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट। कल रात को कैंपेनिंग टाइम जो था रात को 12 बजे ख़त्म हो गया, सो दैट मरहला इज़ ओवर नाउ। और अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, कहाँ जाके आपने वोट डालना है, तो 8300 पे आप अपना ID कार्ड विदाउट एनी हाइफन्स वो अच्छा, डालें, हम ये आपको assume पूरी कर एक लेते हैं डिटेल कि आ अब तक जाएगी। तो पता लग ही गया होगा, लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं ये है। बात दुरुस्त है कि बिल्कुल आखिरी लम्हे पे भी बाज़ औक़ात लोग जाकर मालूम कर रहे होते हैं। ऐसा ही फिर है। अभी हमारे पास इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान मौजूद थे, उन्होंने कहा सिस्टम पर बोझ आता है, कुछ डिले हो सकता है, इसलिए 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स जिस मुल्क में हो वहाँ पे सर्टनली बेहतर यही है कि आप बर वक्त अपने पोलिंग स्टेशन की मालूमात हासिल कर लें। और आपको और पता है आज का- इंतखाबी प्रोसेस पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हमेशा ही होते हैं, इस मरतबा भी है, लेकिन पोस्ट पोल रिगिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए या ख़त्म करने के लिए या पोलिंग डे रिगिंग को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि बहुत से इक़दाम उठाए गए हैं। किसी किस्म के इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कुछ हैक होने के चांसेस नहीं है। साथ ही ये मेक श्योर किया गया है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्मूथली काम करता रहे। सबसे पहले जो नतीजे की शीट है उसकी तस्वीर लेना ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली व्हेन यू टेक अ पिक्चर उसका टाइम और जगह लॉक हो जाती है फ़ोन के अंदर। So we had a conversation, a good conversation just a while back with Special Secretary Election Commission. उनसे भी बात हो गई, DG IT Election Commission से भी बात हुई और काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। होपफुली इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो देख जाए। लिया होगा कि मैं इधर मुड़ने की कोशिश कर रहा हाँ, हूँ। कहाँ जा ना मुड़े, इधर- मैं मुड़ जाती हूँ। इधर मुड़। अच्छा ठीक है जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं और आपको ऑब्वियसली हम बता रहे हैं कि हर शहर की क्या क्या तैयारियां, क्या हो रहा है। दुआ मिर्जा इज Do we जॉइनिंग have अस somebody फ्रॉम here or should we like turn around? Dua Mirza is from Lahore, Kashif Mushtaq is joining us again from Karachi and Salman Ashraf from क्योंकि Quetta. काशिफ से हमने ज़ाहिर है और भी हलकों की बात करनी थी। कराची का अब इस रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, 22 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, बहुत से उम्मीदवार मैदान में हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंटरेस्टिंग किस्म के मुकाबले हो रहे हैं। यस, वी हैव देम हियर। सो Okay. काशिफ, सबसे पहले हम आप ही के पास आते हैं दोबारा। यू नो, आई स्टिल कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि ये जो बसें हैं इनमें इस तरह इलेक्शन काशिफ कमीशन सच का बात ये है कि हमने सामान जा सोचा रहा है। आपने जरा ऑब्वियसली खूबसूरती के लिए कलरफुल बसेस के आगे आपने शॉट बनाया है, बट दे आर एक्चुअली इन यूज। बिल्कुल हुमा, ऐसे ही है कि ये अभी तक ट्रैफिक की लाइनें यहाँ जो है वो लगी हुई हैं। मुख्तलिफ बसेस, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, जो भी पोलिंग का अमला यहाँ पहुँच सकता है, किसी भी किस्म की गाड़ी पे वो यहाँ पहुँच रहा है। और पहुँचने के बाद यहाँ अभी तक एक्सपो सेंटर के जो अंदर के दरवाजे हैं वो नहीं खोले गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो कैंप ऑफिस है वो एक्सपो सेंटर बनाया गया है। यहाँ से तमाम तर जो हल्के के पोलिंग स्टेशन हैं उन्हें जो सामान की तरसील है उन्हें यकीनी बनाया जाएगा। सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ बनाया गया है, बल्कि कराची के जो 8 डिस्ट्रिक्ट है इसी तरह उनके भी कैंप ऑफिस बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस एहलकार हैं वो ना सिर्फ यहाँ कैंप ऑफिस में तैनात किए गए हैं, बल्कि जितनी भी मेरे अकब में आप बसेस देख रहे हैं इनके साथ भी पुलिस एहलकार तैनात हैं। और ये बसेस के अंदर जब सामान लोड किया जाएगा तमाम तर पोलिंग स्टेशन का, उसके बाद यहाँ से पुलिस की निगरानी में उन्हें जो है पोलिंग स्टेशन तक मूव भी किया जाएगा और रात भर उनकी ड्यूटीज़ भी वहाँ लगाई गई हैं। तो सख्त इंतजाम किए गए हैं, मॉक्स भी की गई हैं, इस हवाले से रिहर्सल भी की गई हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जाए। QRF जो पुलिस की फोर्स है, RRF पुलिस की फोर्स है, वो कराची भर में स्टैंड बाय पोजीशन पे रखी गई है, जिनकी टाइम लिमिट जो है वो 10 मिनट रखी गई कि 10 मिनट के अंदर किसी भी पोजीशन पर जो है वो उन्होंने पहुंचना है। ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो पुलिस का अमला है वो डिप्लॉयड होएगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पे 5 से 7 एहलकार तैनात होंगे, जबकि जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन बताए गए हैं कराची के उनमें जो है वो 4 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात होंगे। शहर में 40,000 के करीब पुलिस की नफरी लगाई गई है। तमाम डिस्ट्रिक्ट की इसी तरह की सूरत हाल है। इस वक्त जो भी कैंप ऑफिस काशिफ, अगर आप ईस्ट की बात कर रहे हैं तो ईस्ट की कितनी सीटें हैं, इफ यू कैन हियर अस? तहसील जो है वो शुरू नहीं की गई है, कुछ देर बाद ही अमल शुरू कर दिया जाएगा, लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। जो भी पोलिंग का अमला है उसे उसके हवाले किया जाएगा, उसके बाद पुलिस की निगरानी में उसे काशिफ, मूव हम किया आपके पास आएंगे जाएगा। बिकॉज़ इट्स गेटिंग टू लेंथी। हम आगे चलेंगे और दुआ के पास चलेंगे। दुआ, लाहौर से बताइए, आप कहाँ मौजूद हैं, वहाँ क्या तैयारी चल रही है? जी अब्दुल्ला, पोलिंग का सामान देने के लिए चीज़ें तमाम फाइनलाइज कर ली गई हैं। मैं इस वक्त गढ़ी शऊ के एक गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाहर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप पुलिस की एक भारी नफरी देख रहे हैं। लाहौर में कौमी असम्बली के 14 जबकि सूबाई सीटों की
30 जो है वो डिसाइड किए गए हैं, लेकिन लाहौर में 18 मकामात बताए गए हैं जिस पर पोलिंग सामान मौजूद है और रिटर्निंग अफसरान, प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले आज तमाम सामान करेंगे और इसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की निगरानी में सामान दिया जाएगा और उसको पोलिंग स्टेशन तक मुंतकिल करने के लिए पूरी एक हिकमत अमली बनाई गई है, जिसके तहत सख्त सिक्योरिटी में ये तमाम पोलिंग सामान पोलिंग स्टेशन में पहुंचेगा। 10:30 और 11 बजे के दरमियान का वक्त दिया गया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि वो अपने अपने जो पॉइंट्स उनको बताए गए हैं, 18 टोटल पॉइंट्स हैं, उन पर पहुँचें। वहाँ से रिटर्निंग अफसरान से सामान लेने के बाद वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन जाएंगे और सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए बैकअप फोर्स भी तैयार है और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में पोलिंग स्टेशन में सामान तमाम पहुँचा जाए। अच्छा, लाहौर में आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े बड़े दीगर सियासी जमातों के मरकजी लीडरान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI ने बहुत सीटें निकाली थी पिछली मरतबा, इस मरतबा भी उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैदान में हैं। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं, हल्के ऐसे हैं जहां पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? ज़रा कुछ ब्रीफली हमें बता सकेंगी दुआ? NA 123 से शहबाज शरीफ लड़ रहे हैं, इसके अलावा NA 130 से नवाज शरीफ होंगे और मुकाबला तो मुझे तो लगता है कि लाहौर के 14 हलकों में ही इस वक्त कड़ाकेदार देखने में मिलेगा, क्योंकि लाहौर में चूँकि जिंदा दिलों का शहर है तो यहाँ पर इलेक्शन भी किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। और हमने ये देखा है कि कल रात 12 बजे तक का वक्त था तो 12 बजे तक ही लोग बहुत चार्ज नज़र आ रहे थे। हर पार्टी के लोग ही अपनी भरपूर कैंपेन भी कर रहे थे और अपने अपने नुमाइंदे, चाहे वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो या ना हो, मगर कैंपेन हमने बहुत तगड़ी देखी है लाहौर में। और अभी भी जो वर्कर्स हैं वो बड़े चार्ज नज़र आ रहे हैं और बड़ी हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि जो लोअर तबका है, यानी अगर काम करने वालियाँ हैं, लेबर क्लास है, उनके अगर दूर दूर वोट भी हैं तो वहाँ से भी लोग ये बड़े चार्ज हैं कि वो सुबह स्पेशली जाएंगे। और एन के लिए लाहौर जीतना इज सो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है या वो ठीक ठाक चैलेंज देंगे इस मरतबा भी अगेन इन लाहौर टू PMLN? अभी तक तो हमने यही देखी है कि उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है, कैंपेन खुल के नहीं कर पाए, लेकिन कल रैलियां भी देखी हैं। 123 में भी कल रैली निकाली गई और लोग इस वक्त चार्ज नज़र आ रहे हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी जैसे पहले थी, जैसे पहले खुल के कैंपेन होती थी, इस वक्त हमने वो कैंपेन तो नहीं देखी। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि पॉपुलैरिटी कम है या बहुत ज़्यादा नहीं है। कांटेदार मुकाबला देखने में तो आएगा, मगर जितने भी लीडर्स हैं चूँकि उनके मुख्तलिफ अब इंतखाबी निशान हैं तो उसमें लोग कंफ्यूज नज़र आते हैं। वो लोग स्पेशली जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं और वो सिर्फ वो निशान अपने जहन में रखते थे कि यहाँ पर जाना है। अब चूँकि मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं और उनके मुख्तलिफ निशानात हैं तो उन लोगों में हमने देखा है कि वो थोड़े कन्फ्यूज़ हैं और सिचुएशन में हैं। लेकिन लेट्स सी कि कल क्या होता है। लेट्स सी कि कल क्या होता है। दुआ हमारे साथ रहिएगा। काशिफ ने टूटी लगा ली है मेरा भाई, अब जब तुम्हारे पास आएंगे ना वापस अब आपको तो प्लीज निकालना नहीं, और अगर निकाल दो तो मुख्तसर रखना ताकि अगला सवाल कर सके। अच्छा, लेकिन काशिफ ये तो हम आपकी तैयारी कर रहे थे जहां हम सलमान के पास रहे हैं, कोयटा। सलमान अशरफ, कोयटा में आप हैं, बताइए किधर हैं, क्या तैयारी है और यस यही बताइए। जी हुआ, कोयटा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लॉ कॉलेज के सामने रोड जो है उसे आपने देखा कि मेरी अकवी समत में आपको नज़र आ रहा होगा, इसे बैरिकेड्स लगाकर बंद किया गया है, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। कोयटा में जो मजमूई तौर पर 3 कौमी असम्बली और 9 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसके लिए 3 मकामात जो हैं वो डिसाइड किए गए थे कि यहाँ पर सामान तकसीम किया जाएगा, जिसमें लॉ कॉलेज कोयटा था, DC कॉम्प्लेक्स में DC ऑफिस था और उसके साथ साथ गुलिस्तान यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब हम सुबह पहुँचे DC कॉम्प्लेक्स पे तो वहाँ पे जगह की तंगी की वजह से जो वहाँ सामान तकसीम होना था उसको भी शिफ्ट कर दिया गया सारा लॉ कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी खुली थी। तो इस वक्त 2 मकामात ऐसे हैं जिसमें लॉ कॉलेज कोयटा खोजक रोड पर वाक़या है और गुलिस्तान यूनिवर्सिटी जो सरियाब रोड पर है वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसरान और जो पोलिंग का अमला है उसमें ROs जो सामान की तरसील कर रहे हैं। इस सब अब तक आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता जा रहा है। 10:30 का टाइम दिया गया है कि यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, यहाँ से अपना सामान लेंगे और जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी में ये सारा सामान वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। तो अभी सुबह का वक्त है, कोयटा में सर्दी भी है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रश जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जी, आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बलोचिस्तान की सूरत हाल भी हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रहती है। सबसे ज़्यादा
सीटें क्वेटा शहर की हैं। कौमी असम्बली में क्या नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि क्या ये कहना दुरुस्त होगा किसी एक पार्टी की वाज़े अक्सरियत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाप पार्टी से PMLN में भी गए हैं, PPP में भी गए हैं, फिर और भी फैक्टर्स हैं यहाँ पर। जी, आपने बलूचिस्तान की जहाँ तक बात की है ना, तो अभी मैं देख रहा था कि कराची से बताया गया कि कौमी असम्बली की सिर्फ कराची की 22 सीटें हैं और लाहौर की 14 सीटें हैं, जबकि कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान में टोटल 16 सीटें हैं। तो 16 जो कौमी असम्बली की सीटें हैं, कोई वो बहुत बड़ा तूफ़ान तो बर्पा नहीं करती हैं कौमी असम्बली में, लेकिन टू सम एक्सटेंट उनका एक अपना रोल होता है किसी भी गवर्नमेंट को बनाने में या अदम एतमाद की सूरत हाल में। तो यहाँ पे तवज्जो जो है, जो मुल्कगीर सतह की पार्टियाँ हैं उनकी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टकराव जो देखने में आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से है, और इसके अलावा जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ में खड़े हैं शहरी इलाकों में, वहाँ पर उनकी मकबूलियत अभी तक बरकरार है। और वोट क्या पड़ेगा, क्या नताइज होंगे, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। 16 में से क्वेटा में कितनी है, 6 या 9 है? क्वेटा की सीटें कितनी है सलमान? जो कौमी असम्बली की 3 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की 9 सीटें हैं यहाँ। हाँ, सूबाई की 9 है, ठीक है। So that's not a big number. That's not a big number. That is मतलब not a big number. But सूबाई हुकूमत भी certainly उसमें भी उसकी एक अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन शाम में उसके बारे में तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट वैसे अच्छा, करते ही काशिफ, हैं। ईस्ट का बता दीजिए, ईस्ट कराची में कितनी सीटें हैं आउट ऑफ 22, और कौन कौन से बड़े मुकाबले हैं आप चुके ईस्ट में? अब्दुल्ला 4 यहाँ की जो है वो कौमी असम्बली की सीटें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की जो हैं वो टोटल 12 नशिस्तें जो हैं वो बताई गई हैं। इस हवाले से कांटेदार मुकाबला जो है वो ईस्ट के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें सोराबकोट का इलाका बताया गया है, सचल का इलाका बताया गया है, जबकि इसके साथ ही साथ जो कैंट का एरिया है वो भी थोड़ा सा हसास बताया गया, और बताया गया है कि यहाँ जो है वो कशीदगी भी हो सकती है, तो पुलिस हुकाम की जानिब से यहाँ नफरी भी ज़्यादा लगाई गई है। जैसे कि हम आपको बताएं कि जो सोराबकोट का इलाका है, माजी में वहाँ से PTI जो है वो अक्सरियत से जीत कर आई है, लेकिन इस हवाले से इस बार जो है वो टर्नआउट थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सोराबकोट से जो हैं वो स्ट्रॉन्ग, इसके साथ साथ MQM के जो उम्मीदवार हैं वो भी वहाँ से स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। तो कांटेदार मुकाबला यकीनी तौर पर सोराबकोट की तरफ से भी होगा जो ईस्ट का इलाका है, और इसके साथ साथ छचल का इलाका भी जो है वो थोड़ा सा हसास बताया गया है पुलिस की जानिब से। तो इस तरह की सिचुएशन है, और इन दोनों जगहों पर जो पुलिस की नफरी है वो 6000 के करीब जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब से जो है वो नफरी लगाई गई है। QRF के जो कमांडोज हैं वो भी तैनात किए जाएंगे, जबकि CCTV कैमरे न्यू सब्जी मंडी के करीब और अल आसिफ का जो इलाका है, यहाँ के जो इलाके हैं, यहाँ जो पोलिंग स्टेशन आते हैं वहाँ CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं ताकि उनकी मॉनिटरिंग भी की जा सके। जी अच्छा, काशिफ हमारे साथ ही रहिएगा। सॉरी काशिफ, लेकिन आपके पीछे जो बसें हैं ना, मेरा तो आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माय फेथ कि ये कहीं रास्ते में ही ना रुक जाएं, जिनमें सारा सामान जो है वो आगे ट्रांसफर होना है। खिड़कियां भी खुली हुई हैं, तो कोई रास्ते से निकाल भी सकता है। जी, अब हम देख रहे हैं कि टाइम जो है वो कोई 10:15 हो चुका है, तो ये मामला शुरू हो गया है। जब ये आप कह रहे थे अभी दरवाजे भी नहीं खुले यहाँ के, तो ये कब, क्या टाइम है, कब होगा ये सब कुछ? अब दरवाजे खोल दिए गए हैं हुमा, और गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई है। पहले गाड़ियों को सेटल डाउन किया जा रहा है कि वो जो सड़क है मेन हसन स्क्वायर के करीब की ये ब्लॉक ना हो। अब से कुछ देर कबल जो यहाँ के मनाजिर थे हम देख रहे थे कि शदीद ट्रैफिक जैम थी, अब जो है इसको कंट्रोल कर लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की नफरी यहाँ तैनात कर दी गई है। जो बसेस, जो गाड़ियाँ यहाँ मौजूद थी, जो पोलिंग अमला यहाँ मौजूद था, उन्हें जो है अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। इजाज़त मिल गई है। सलमान, आपसे आपकी तरफ आएंगे। ज़ाहिर है बलूचिस्तान ज़मीन के एतबार से तो सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान असम्बली भी अगर हम बात करें तो बहुत दफ़ा मुख्तदर हल्कों की तजर्बागाह भी रही है, बहुत कुछ होता रहता है। ऑलमोस्ट लिटरली आई वाज रीडिंग कि केयर टेकर वज़ीर आला समेत 8 साबिक वज़राए आला बलूचिस्तान में इस मरतबा मैदान में उतरे हैं इन इंतखाबात में। सूबाई असम्बली में क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? किसी एक पार्टी की आप वाज़े अक्सरियत ऑन ग्राउंड, चूँकि आप और आपकी टीम हल्कों में ज़ाहिर जा भी रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, हमें ओवरव्यू दीजिए ज़रा बलूचिस्तान की सियासत का और सूबाई असम्बली की जो शक्ल निकलने वाली है उसका। जी अब्दुल्ला, आपने बहुत अहम बात की। बलूचिस्तान असम्बली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर ओवरऑल इसका व्यू देखें तो यहाँ ज़र और ज़ोर की हमेशा से जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो असम्बली पर नज़र आए। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मौरूसी सियासत का राज रहा कि पहले अगर वहाँ से दादा सेलेक्ट होकर आए, फिर वालिद, और उसके बाद अब उनका बेटा जो है
वो मसनद इक़्तिदार पे बैठा और इलाके का नुमाइंदा करार दिया जाता है। इस तरह अगर ओवरऑल व्यू दें पार्टियों के हवाले से तो सूरत हाल सेम है। जब भी कोई किंग्स पार्टी बनने जाती है तो ये तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता इलेक्टेबल्स के नाम पर उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो दौड़ लगी हुई नज़र आ रही थी। इसमें 3 दौर चले हैं, जिसमें पहले इलेक्टेबल्स कुछ पीपल्स पार्टी की जानिब गए, उसके बाद एक बड़ी कसीर तादाद में जब मियां नवाज शरीफ कोयटा आए तो यहाँ पे बड़ी लोगों की ने उसमें मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। फिर दोबारा एक PTI का दौर चला। तो अभी तक जो यहाँ की सूरत हाल है उसमें गुमगू की सी कैफियत है कि आया बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आला-शिप या गवर्नमेंट का जो हुमा है वो किसके सर बैठेगा। अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन होगा यही कि यहाँ पे मखलूत हुकूमत होगी जिसमें तकरीबन मुल्कीर सतह की पार्टी जो है उनको भी हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, उसके साथ जो उनके अलाइज हैं वो भी शरीक होंगे। तो एक मिक्स किस्म की जो हमारी पार्लियामेंट है वो वजूद में आएगी, जिसके हवाले से तमाम सियासी तज्ज़ा निगार और जो हम मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं उससे यही नज़र आ रहा है कि कोई एक बड़ी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। अच्छा सलमान, ये हुमा वाली बात तो खैर मुझे बहुत ही अच्छी लगी, थैंक यू फॉर दैट ओवरव्यू। दुआ आप भी बता दें कि ऑब्वियसली कहते तो यही है कि जिसने पंजाब जीत लिया वो ही जीत गया, मतलब दैट इज़ ऑल इट टेक्स। तो क्या आपको कॉन्टेस्ट लग रहा है, कोई टफ कॉन्टेस्ट है, क्लियर विनर्स नहीं नजर आ रहे, व्हाट्स द सेंस? चलिए लेट्स टॉक अबाउट एक ही हल्का। हम अगर यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ की बात कर लें, इसका एग्जांपल ले लें। मुझे तो लगता है कि इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि लाहौरिये इस वक्त बड़े चार्ज तो नज़र आ रहे हैं। वोट बैंक भी बहुत अच्छा है और अच्छी बात यह है कि लाहौर के 14 हल्के कवर करने के बाद मसाइल की निशानदेही के बावजूद जब लोग बहुत मायूस नज़र आए हमें, और ऐसे ऐसे मसाइल तो जो कि इंसानी हुकूक की पामाली अगर उसे कहें तो वो भी है, जिनकी हुकूमत जैसे PMLN की अगर हुकूमत पिछले 30 बरस से जिन हल्कों में रही है वहाँ पर भी वो मसाइल थे, यानी सीवरेज का मसला, गैस, बिजली, पानी कुछ भी नहीं था, लेकिन स्टिल लोगों में हमने एक होप देखी कि लोग अभी भी वोट भी करना चाहते हैं। और अच्छा मुझे एक बात दुआ आपसे जरूर जाननी है, कंसिडरिंग दुआ आपको आवाज आ रही है, उस्मान बुज़दार का ऑलमोस्ट 4 साल दौरे इख्तिदार और पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो याद है अभी लाहौर में लोगों को या फिर वो नहीं याद है और वो खोखले नारों के पीछे लगे हुए हैं अभी तक? लाहौरिया कुछ नहीं भूलते एक्चुअली। यहाँ पर जो नून लीग का गढ़ भी है, मुख्तलिफ इलाके जिसमें N130 है, नवाज शरीफ का हल्का है, शहबाज शरीफ का हल्का है, ख्वाजा साद रफ़ीक जहाँ से जीते वो हल्का है, वहाँ पर भी जब हम गए तो वहाँ पर भी हमें ओपिनियन थोड़ी चेंज भी नज़र आई। कुछ लोग PTI की हिमायत में नज़र आए, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही बेहतर कर सकती है। N127 से इस दफ़ा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि चूँकि वो नून लीग का गढ़ है और अताला तारड़ उनके साथ कंपटीशन में होंगे, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी हमें नज़र आया, लेकिन नून लीग का भी नज़र आया। तो अभी कोई भी रिजल्ट देना या फिर ये कहना कि किस पार्टी का पलड़ा बहुत भारी है, ये ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है लोगों से आप लोग सर्वे भी करते हैं, रात के प्रोग्राम्स में आपको पता है मुख्तलिफ हल्कों का टूर भी होता है। सो पंजाब की पिछली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी तो आई एम श्योर लोगों को याद होगी। मिर्जा थैंक यू, काशिफ मुश्ताक, सलमान अशरफ बहुत बहुत शुक्रिया, ओवरव्यू दिया लाहौर, कराची और कोयटा का। अच्छा अब आपसी से करवानी और आपको बताएं कि माशरे का ऐसा तबका जिनका ना घर है ना ठिकाना, मगर हैं वो पाकिस्तानी और वोट डालने के हकदार भी हैं, और इन खाना बदोशों की अक्सरियत आने वाले आम इंतखाबात से ला इल्म है, और ये हमें बड़ी डिटेल में बता रहे हैं शमरेज अकरम बताएंगे। सारा कार्ड बना हुआ है, साजी कोई वोट के लिए आता ही नहीं है और ना कभी देखा ही है। ये मुआशरे के वो नज़रअंदाज अफराद जो मौसम समेत कई तरह के सख्त हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हुकूमत से अपनी रिहाइश समेत दीगर ज़रूरियात का मुतालबा तो करते हैं, मगर उनके हसूल के लिए तरीक़ेकार से ना वाकिफ़ हैं, ना ये इंतखाबात से बाखबर हैं, ना उम्मीदवारों से आशना, और ना ही कभी वोट दिया। हमने कभी वोट नहीं दिया, हमारे पास कोई आया ही नहीं, तो हम किसको वोट देंगे? कोई आएगा तो हम वोट देंगे, हमारे को ये भी नहीं पता कौन वोट लेने वाले हैं, कौन देने वाले हैं। किसी ने वोट ना दिते ना को साडे हल आया, इन्नी समझ नहीं सानू जे वोट लै कौन रहा जे खड़ो रहा कौन है। इक्का दुक्का जिन्होंने वोट दिए बोले
कि वोट देने या ना देने से फर्क नहीं पड़ता। वोट लेने के बाद किसी ने हमें पलटकर भी नहीं पूछा। हमारे पास आते हैं, हम वोट देते हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी है जो हमारे तरफ देखेंगे तो। वो रोड पे जाते हैं, 40-40, 50-50 गाड़ी होती है, हमारे करीब से गुजर जाते हैं, उसने कभी देखा नहीं हमारी तरफ। झोंपड़ियों के इन बासियों का कहना है वोट देना अगर कौमी फर्ज है तो हमें इससे क्यों महरूम रखा जा रहा है। झोंपड़ी में रहने वाले इन लोगों का कहना है कि अगर इनके वोट की अहमियत होती तो हुकूमत और नुमाइंदे भी इन्हें अहमियत देते। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ शमरेज अकरम, जियो न्यूज़, लाहौर। वैसे इन दिस डे एंड एज जब हम अभी भी लोगों को झोंपड़ियों में देखते हैं ना, तो फिर लगता है कुछ देयर समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। ऐसा वी आर इन 2024, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो यही कह रहे हैं ना कि कोई मुड़ के आता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, बस वोट बैंक है। ट्रेजेडी है ये ट्रेजेडी सियासी लोगों के लिए। लेकिन जाहिर है ये होमलेसनेस का मसला उनको लीगलाइज करें, जो मसाइल हैं उनके हल होने चाहिए। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, यहाँ तो जाहिर है हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। सो यस, ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखा करें कि आबादी किस तरह कंट्रोल करनी है। क्या ये भी कोई सियासी जमात एड्रेस कर रही है? वैसे ये तो अगर कोई एड्रेस करना शुरू हो जाए तो शायद उसे वोट नहीं पड़ेगी। हालांकि यही तो चीज़ है जो कि इतनी पैरामाउंट है हमारे लिए। सारा मसला ही इधर से शुरू होता है। खबरदार हमने करना है आपको। हाँ, खबरदार भी करना है, लेकिन बताने से पहले बता दें ये फिनोमेना अब ग्लोबली है, वर्ल्ड ओवर ये हो रहा है। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, लेकिन इस मसले का हल निकलना चाहिए। जाली खबरों और झूठ पर मबनी मनफी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल मौजूदा इलेक्शन में देखने को मिल रहा है, और इसकी माजी में ऑब्वियसली कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया उस तरह माजी में था भी नहीं। ये सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से। उसकी भी मिसाल बेमिसाल ही है, वो भी जो हो रहा है। यस, बाज यूट्यूबर्स मर्जी के झूठ सच की एक चार्ट, कोई मसालेदार चार्ट बना के सोशल मीडिया सार्फिन को बड़ी अच्छी तरह खोल खोल के बेच रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो कि लाइक्स की खातिर सनसनीखेज खबरें जो हैं वो फैला रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त अफवाह साजी की फैक्ट्री बना हुआ है। ऐसी बातें, ऐसे सवालात, और कुछ बातें तो इतनी नॉनसेंसिकल होती हैं कि वो आपको सुनने पढ़ने से पता चल जाता है, लेकिन वो भी लोग मानते हैं। जिनकी रसाई है हम तक, जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो हमसे पूछते हैं और हम कहते हैं कि यार ये पूछ भी क्यों रहे हो, क्योंकि वो हर उस बात पर यकीन कर रहे हैं जो उनकी अपने पसंदीदा व्हाट्सएप ग्रुप से उन्हें मौसूल हो रही है। सो जस्ट इमेजिन कि कितना गर्द आलूद है माहौल भी जहन में यहाँ पर, कि बस जो भी हमारे जानने वालों की तरफ से आ रहा है, जिनकी सोच हमसे मुताबिकत रखती है, वो सच ही होगा, और उसके ऊपर फिर प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, फैलाया भी जाता है। ऐसी बेबुनियाद और बेसरोपा बातें फैलाई जा रही हैं कि इंसान हैरान और परेशान भी हो जाता है। ज़रा सा शऊर रखने वाला भी झूठ पकड़ सकता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना जहन साजी, आपको याद ही होगा, जब वो कर दी जाए किसी एक ग्रुप की या किसी कौम की करने की कोशिश की जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वाले कई ऐसे जाली इदारे और अकाउंट्स भी मौजूद हैं जो मारूफ सहाफती अदारों और शख्सियात के नाम इस्तेमाल करके, मतलब लेवल आप सोच देखें कि हमारे नाम से शायद कोई ना माने, तो आओ नाम भी उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो गलत मालूमात जो हैं वो फैलाते हैं। शहरियों को चाहिए कि ऐसे जाली नशरियाती अदारों और अकाउंट्स के खिलाफ रिपोर्ट करें। जब आपको पता चल जाए ना कोई गलत है तो उसको फौरन रिपोर्ट भी कर दें। बदकिस्मती है कि झूठ को फैलाने वालों की कमी नहीं है, जो चीज़ें बिला सोचे समझे दूसरों को शेयर कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में फेक खबर या कोई साजिशी थ्योरी फैलाने से पहले एक लम्हा ठहरे, किसी बावसूख ज़राए से इसे चेक कर लें। अगर कोई तस्वीर आपको नज़र आ रही है, हो सकता है वो तस्वीर है, एग्जिस्ट करती है दुनिया में, लेकिन ना तो वो उस जगह की तस्वीर में है और ना ही वहाँ उस वक्त की तस्वीर है जो इस वक्त माहौल चल रहा है। सो आप सिंपली उस तस्वीर को सेव करके जब आप गूगल इमेजेस में सर्च करेंगे ना, तो वो तस्वीर बैक सर्च करके आपको बता देगी कि ये पहली दफ़ा कब मंजर आम पर आई थी। एक रिवर्स पिक्चर होती है, उससे पता चल जाता है कि ये डॉक्टर्ड पिक्चर है, ये फेक और है, क्या टूल्स हैं या क्या इस वक्त चल रहा है ऑन सोशल मीडिया, क्या सभी लोगों की तरफ से किया जा रहा है या कुछ मखसूस लोगों की तरफ से ज्यादा किया जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा, सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप लोग? चीमा साहब, आई रियली लाइक योर बुक शेल्फ, आपके व्लॉग्स में भी देखी थी मैंने। और फ़खर, आपको भी हमारी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आई गेस फ़खर कांट हियर अस। चीमा साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
आई गेस नोबडी मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा चलो Okay, जी, आप इसे lovely. शुरू कर लेते हैं फिर। अच्छा, हमने पूरी एक किस्सा कहानी सुनाई है और फेक न्यूज़ और किस तरह ये डिसेमिनेट करते हैं सोशल मीडियाज़ पे, ये भी साथ साथ लोगों को बता दिया कि सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस वक्त एज वी स्पीक इलेक्शंस हो रहे हैं तो ये बहुत एक मेजर इशू बन गया है। उमर, ये बताइएगा कि इसको काउंटर कैसे करें? देखें, इसमें ये आपकी बात दुरुस्त है, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और इसमें जो सबसे रोल अदा करना था वो मीडिया ने करना था। इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने फेक न्यूज़ को प्रमोट करने में ना सिर्फ बल्कि उसको एम्पलीफाई करने में उन्होंने उसको एज अ वेपन भी इस्तेमाल किया और हमने उनको आगे मेगाफोन दिया बजाय इसके कि हम उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये बातें फैलाई जा रही हैं क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं। आज के दिन तक ये चीज चल रही है। मैं इन दिनों में देखता हूँ उमर, आपकी ना तस्वीर और आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, सो वील ट्राई टू कनेक्ट टू यू अगेन। फखर, आपको हमारी आवाज आ रही है अभी? जी बिल्कुल आ रही है। जी फखर, हम फेक न्यूज़ की बात कर रहे थे। पूरी दुनिया में ही इंतखाबात में तो आपको पता है ये एक चैलेंज होता है, हमारे यहाँ भी है, इस मरतबा भी हो रहा है। क्या मैकेनिज्म होना चाहिए इसको टैकल करने के लिए? क्योंकि माशाअल्लाह इर्द गिर्द अभी आप देखें ऐसे ऐसे सवालात आ रहे हैं, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप खुद भी अपने तय सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये सवाल आप कर भी क्यों रहे हैं, बट पीपल आर बिलीविंग दोज थिंग्स। बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द इस तरह की कोई अगर चीज़ नोट करते हैं कि जो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती है या प्रोपेगेंडा के ज़ुमरे में आती है तो उसको पॉइंट आउट किया जाए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदा जो है, हर शहरी एक जो है वो सहाफ़ी का काम अदा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सहाफ़ियों की नहीं है, फैक्ट चेकिंग के हवाले से पाकिस्तान का हर शहरी भी उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। देखें आप, ये सिर्फ फेक न्यूज़ जो है पाकिस्तान का मामला नहीं है जी। इलेक्शन से रिलेटेड जो इस तरह की प्रोपेगेंडा के ऊपर मबनी खबरें आती हैं, ये अमेरिका जैसे ममालिक भी इसका शिकार हुए हैं। 2016 के से ट्रंप के उस हवाले से बहुत ज़्यादा इस बात भी की गई अमेरिकी मीडिया में भी। इवन जो उसके बाद सेनेट ने इसके ऊपर बाकायदा, उनकी जो कांग्रेस है उन्होंने तहकीकात तक की कि किस तरह जो 2016 के इलेक्शंस थे उनको मैनिपुलेट किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इलेक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ की बातें अभी से होना शुरू हो गई हैं। और कल मैंने ये देखा सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ऑडियोज़ ये इस तरह थी कि किस तरह हम जो पुरानी वीडियोस हैं कोई लड़ाई झगड़े की या उसके अलावा कोई वोटिंग के हवाले से, इरेगुलरिटीज़ के हवाले से, तो उसको नया बना के इन इलेक्शंस से वो किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है इसको अलर्ट होना पड़ेगा। मीडिया की तो एक जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि मीडिया में हर इदारे को फैक्ट चेक के हवाले से अलहदा से एक डेडिकेटेड डेस्क होने चाहिए। अगर हर इदारे में फैक्ट चेक के लिए डेस्क बन भी जाए, लेकिन जितनी तादाद में सोशल मीडिया सारिफीन हैं और माशाल्लाह बास तो तुले हुए हैं इन कामों पे कि पुरानी तस्वीरों को, दूसरे मुल्कों की तस्वीरों को ला के इस इलेक्शन से जोड़ा जाएगा या ऑलरेडी जोड़ा जा रहा है, आपको लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? इतनी बड़ी तादाद में इन्फ्लक्स जब हो फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का, किसी भी इदारे के लिए इसे टैकल करना? ये प्रैक्टिकली बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं होता कि जो मीडिया के इदारे हैं वो हर एक जो फेक न्यूज़ है या प्रोपेगेंडा पर मबनी खबर है उसको फैक्ट चेक कर सकें या उस तरह की बस्ट कर सकें। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो रही है, मैं समझता हूँ इन इलेक्शंस में जो टारगेट करना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा, जो एक मैं समझता हूँ जो मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही हों, इस तरह की वीडियोज़ हों या कोई इस तरह की खबरें हों, उसको एटलीस्ट मीडिया को जो है वो करना चाहिए, उनका फैक्ट चेक भी करना चाहिए और पॉइंट आउट करके हाईलाइट भी करना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ कि जो अफसोसनाक बात है कि हमारी सहाफ़ती बरादरी जो है वो ख़ुद भी इस तरह की फ़ेक न्यूज़ फैलाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। माजी में हमने देखा है बहुत ज़्यादा इस तरह के सहाफ़ी बिल्कुल बग़ैर वेरिफिकेशन के, बग़ैर फैक्ट चेकिंग के ख़बरें इस तरह की फैलाते रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम भी बतौर सहाफ़ी को इस तरह की फैक्ट चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन ये जब तक प्रॉपरली इसका मीडिया इदारे भी नहीं करेंगे तो इसका तोड़ मुश्किल होगा। अच्छा फ़खर, ये बताएं, ये बड़ी जो ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, जिस तरह आप मेटा ले लें या एक्स ले लें या फिर टिकटॉक इज़ द बिगेस्ट राइट नाउ,
उन्होंने भी अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है कि वो जो फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ें हों उनको ख़त्म किया जाए, और ख़ास तौर पे जहाँ पाकिस्तान के हवाले से टिकटॉक की तो एक स्टेटमेंट भी आई कि वी आर ट्राइंग टू ओवरसी, और हम चाह रहे हैं कि गलत इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट बिल्कुल ना हो। Can they actually do it, or this is just a statement? Because we are trying to understand कि अगर ये कंपनीज भी ज़रा ऑनेस्ट हो जाए और वाकई मदद करने की कोशिश करें तो इज इट पॉसिबल? देखिए, ये जो गेट कीपिंग का या इस तरह की फैक्ट चेकिंग का कंपनीज के लेवल पे उन्होंने पहले भी 2016 के जो अमेरिकी इलेक्शन थे उसके बाद भी ऐलान किया था कि हम अपने ये मैकेनिज्म और अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसको वो करेंगे। आप देखें ट्विटर के ऊपर जो है ये एक कम्युनिटी नोट्स के उससे कोई इस तरह की खबर आती है तो नीचे कम्युनिटी नोट्स भी आ जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के हैं ये अनाउंस तो करते हैं। देखिए, अगर ये हो भी सकता है तो मेरा ख्याल है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उस हद तक ज़्यादा इनका फोकस होता है। पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं इसमें ये कंपनीज इतना ज़्यादा वो नहीं करती फोकस भी फेक न्यूज़ के हवाले से। इसमें लोकल लेवल पे रह के जो सहाफ़ी हैं मेरा ख्याल है कि उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एज़ कम्पेयर टू ये जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं उनकी अपनी। हमारे यहाँ फेक न्यूज़ का भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। आपको लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कोशिश की जा रही है या की जा सकती है? मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस इलेक्शंस थे। इस दफ़ा आप देखें कि जो एक सियासी जमात है उसका सबसे ज़्यादा फोकस ही सोशल मीडिया के ऊपर, कैंपेन के ऊपर था। तो सोशल मीडिया एक मेन टूल है फेक न्यूज़ के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले जो 2-3 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और फेक हवाले से मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा भरमार होगी और इसमें फिर तोड़ जो है इफेक्टिवली तभी किया जा सकता है अगर मीडिया भी इसमें अपना किरदार अदा करे और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो भी अपना किरदार अदा करेंगे, तब भी हो सकता है। अदरवाइज इस सिलेक्शन में आप जो फेक न्यूज़ का एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा देखेंगे प्रीवियस इलेक्शन के निस्बत। अच्छा, अब वो कहते हैं ना यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। अब अगर मीडिया हाउसेस भी तरदीद कर दें दिस इज़ फेक न्यूज़, दिस इज़ नॉट, या कोई फैक्ट चेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये तो लोगों से ही एक इल्तिजा की जा सकती है कि कुछ भी समझने से, आंखें बंद करके मान लेने से, या फिर 4 लोग फैमिली के बैठे हुए हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चीज़ आई है, मतलब अंधों की तरह उसको ना मान ले। और ये भी एक हकीकत है ना कि झूठ ज्यादा तेजी से फैलता है, हाँ, उसकी तरदीद या उसको बर्स्ट कर दिया जाए वो उस तरह से नहीं फैलता। बिल्कुल, ये भी एक फखर बड़ी प्रॉब्लम है। जब बता भी दिया जाए कि सच क्या है तो तब भी नहीं मानना तो नहीं मानना। बिल्कुल, आप ये ठीक कह रही हैं। देखें, जब तक कि इसकी फैक्ट चेकिंग होती है, क्योंकि फैक्ट चेकिंग भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये नहीं होता कि एक खबर आई और आपने उसका फौरन फैक्ट चेक कर दिया। जब तक आप फैक्ट चेक कर रहे होते हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी जो है वो पहुंच चुका होता है। तो ये बिल्कुल आपने एक सही पॉइंट आउट किया है कि मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त तक जब फैक्ट चेकिंग होगी ये अपना काम दिखा चुके होंगे। तो उसका जो एक मेन वही था कि अगर तो ये जो सोशल मीडिया की, जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन में पूछा कि अगर कंपनीज इस हवाले से प्रोएक्टिव होकर वो करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फैक्ट चेकिंग जो है एक सेकंड स्टेज पे आ जाता है, तब तक जो फेक न्यूज़ है अपना असर दिखा चुकी होती है। बहुत शुक्रिया आपका फ़खर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो सबको विजिलेंट रहना है, मीडिया हाउसेस की तो सर्टनली जिम्मेदारी। कॉन्वर्सेशन कर लिया, कल भी हम बैठे हुए थे और नतीजा इसका सिर्फ ये निकलता है और बिल्कुल निकलता है कि आप अपना इंटेलिजेंस, अपनी कॉमन सेंस जो है वो यूज़ करें। अगर आपको पता चल गया है कि दिस इज़ फेक, डू नॉट शेयर इट। मतलब अपनी कंट्रीब्यूशन डालें ना और खुश फील करें कि एटलीस्ट मेरा हाथ नहीं है इसको शेयर करने में या फैलाने में। तो हैरान ना हो हमें देख के, हम पिछले कुछ दिनों से 3 घंटे के ही शोज कर रहे हैं सुबह में। सो वी आर गोइंग टू बी विद यू टिल 12। अच्छा जी, कल पाकिस्तानियों की यूं तो नजरें ऑब्वियसली इलेक्शन पर ही होंगी, लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट का भी अहम दिन है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। और ये तो आप जानकर हैरानी हो जाएंगे कि इंशाल्लाह जब हम सेमीफाइनल जीत जाएंगे तो 11 फरवरी बरोज इतवार हमारा मैच किसके साथ होगा? इंडिया के साथ होगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल जो है एक जीत चुका है। तो इंशाल्लाह, बाय द वे वी हैव बीन अनडिफीटेड सो फार। तो बड़े अच्छे are doing pretty well मतलब और जनूबी अफ्रीका में टूर्नामेंट खेला जा रहा है, टीम अनडिफीटेड है।
पिछले मैच में तो कुछ अमेजिंग कैचेस भी लिए हैं और कैंगरूज को इंशाल्लाह हम दबोच लेते हैं। भारत बाय द वे पहले ही और फिर उबैद शाह का नाम तो अब तक आपने काफ़ी सुन ही लिया होगा, तो बॉलर हैं और क्या कमाल उनकी परफॉर्मेंस रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो उनका भी जिक्र करेंगे। फिर भाई पिछले मैच में 5 आउट किए थे उन्होंने। फिर हमने पिछले मैच के अगर कैचेस की बात कर ले तो हारून अरशद का वो जो स्लिप का कैच है, लोगों ने मुतादिद मरतबा उसे सोशल मीडिया पे शेयर किया। पीसीबी में एक नए चेयरमैन भी आ गए हैं, मुंतखब हुए हैं 3 साल के लिए, वो भी बड़े पुरअज़्म हैं, जो कि इस वक्त सीएम केयरटेकर सीएम पंजाब है मोहसिन नकवी साहब। और ज़राए से ये भी खबरें मिल रही हैं, ज़राए से भी खबरें मिल रही हैं कि वहाँ पे फॉरेन कोचेस ही आएंगे हमारी नेशनल टीम के लिए। सो पीसीबी का क्या फ्यूचर होगा और हमारी अंडर 19 जो है टीम, इसकी क्या तैयारी है टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड टू प्ले अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल्स। मोहम्मद यूसुफ भाई ने हमें ज्वाइन किया है, जो हमारी टीम के हेड कोच भी हैं। यूसुफ भाई माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस जी, आप लोगों ने कमाल कर दिया। पहले भी हमारी आपसे इसी टूर्नामेंट के दौरान गालिबन गुफ्तगू हुई थी, बट आपको यही तवक्को थी जो अब तक परफॉर्मेंस रही है बॉयज़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जैसे लड़के खेल रहे हैं और ऐसी तवक्को थी कि इनमें बहुत पोटेंशियल है सब में इस पे, और जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ तीनों जो हमारे फॉर्मेट है, बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल भी इंशाल्लाह ये ऐसे ही खेलेंगे ताकि हम फाइनल में पहुंचे। और पूरी कौम की दुआएं पूरी पाकिस्तान टीम के साथ, और उनकी तवक्कुआत पे भी पूरा उतरने हैं, और मेरा ख्याल है ऐसी परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तान लोग खुश भी होते हैं। ज़बरदस्त यूसुफ भाई, हम तो बड़े इम्प्रेस्ड हैं, खासतौर पे क्योंकि हम अपनी नेशनल टीम का हाल देख रहे हैं और फिर हम अपने अंडर 19 बॉयज़ को देख रहे हैं, तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। बट हमें उम्मीद भी और होप भी है ना कि हमारा टैलेंट पीछे से बड़ा अच्छा आ रहा है। हमें तो बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो ब्राइट नज़र आ रहा है। ये बताइएगा कि स्ट्रेंथ क्या है हमारी अंडर 19 टीम की? ऑफ कोर्स एनर्जेटिक है, यंग है, होपफुल है, बट वैसे प्ले में क्या स्ट्रेंथ है? बॉलिंग स्ट्रेंथ है, बैटिंग है, किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे? देखिए अभी तक जो टीम खेल रही है, अगर आप मैचेस देखें, अगर जो हुए हमारे 5-6 मैचेस हुए, जो इसमें दोनों फॉरवर्ड में अच्छा खेला है, दोनों में स्ट्रेंथ है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। देखिए ऑब्वियसली हमारी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत बैटिंग से। आप कह सकते हैं कि 60-40 कर सकते हैं, ऐसे रेशो है, क्योंकि बॉलिंग में उबैद शाह बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, एक गॉड गिफ्टेड बॉलर है, और एक जो हमें ज़िशान ऑब्वियसली पीएसएल में भी सिलेक्ट हुआ है, जिसने एशिया कप में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी जी। और अभी लास्ट 1-2 गेम में हमने नया एक फास्ट बॉलर खिलाया है, अली रजा, वो एक एक्सट्रीम सरप्राइज है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम जितने भी ये लड़के हमारे खेल रहे हैं, इनकी हमने इस वर्ल्ड कप के बाद, अंडर 19 के बाद जब इन्होंने निकलना है, तो इनकी अगर लुक आफ्टर हमने सही की, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ पीछे पास में जो अंडर 19 हमारे लड़के खेलते हैं उनसे 1-2 खेलते हैं आगे, और बाकी कंट्रीज के ज्यादा लड़के आके इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं, टीम में या दुनिया की जो भी बड़ी टीमें होती हैं, हमारे यहाँ गायब हो जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, या तो वो ये बड़ी ट्रेजेडी है। वैसे ये तो हम आप ही से जानेंगे कि मतलब अंडर 19 में हमारे पास ऐसा टैलेंट होता है और उसके बाद वो सही से नेशनल टीम के लिए यूटिलाइज क्यों नहीं होता? यूसुफ भाई मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि और जिस तरह मैं अभी भी लड़कों में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी अगर आप देखें, लेकिन ये है कि जैसे ही यहाँ से निकलते हैं, और एक ऑप्शन है जिसको हमने अभी एक मैच खिलाया, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं यहाँ कि मौका नहीं मिल पा रहा उस लड़के को, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है उसकी बॉल करने में, उसके सेक्शन में, उसका लूप है, जैसे वो बॉल करता है जाए इन लड़कों पर, तो मैं समझता हूँ काफी लड़के पाकिस्तान टीम में कुछ सालों में आ सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम भी हैरान हैं, मैं भी हैरान हूँ कि लड़के कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि फिर इनको मेरा ख्याल है फर्स्ट क्लास में सही तरह मौका नहीं मिल पाता, या बेंच पे बैठा के रखते हैं, क्या है कुछ समझ से बाहर है। लेकिन इन लड़कों को अगर सही मौका मिलेगा, पॉलिश किया जाए, चलिए होपफुली अब नई मैनेजमेंट आई है, कुछ ऐसी पॉलिसीज हो, ये टैलेंट तो सामने है, ये टैलेंट तो लिटरली इसने तो अपने आप को प्रूव किया है, टैलेंट है ना, इन्होंने ये तो प्रूव भी कर रहे हैं। अब ये बताइएगा कि जो अब हमारा मैच है विद ऑस्ट्रेलिया, हाउ टफ इज दैट गोइंग टू बी? अभी तक तो हम अनडिफीटेड रहे हैं, कमाल की बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हमारा कोई राउंड मैच हुआ नहीं है, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट गेम।
चार जो सेमीफाइनल में टीमें आई हैं ऑब्वियसली अच्छा खेल के आई हैं, अच्छी टीमें होगी तो मैच तो टफ होगा और कोई भी गेम इजी नहीं होती और लेनी भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है लड़के बहुत पैशनेट हैं और बड़े एक्साइटिंग है और खेलने के लिए और इस मैच को जीतने के लिए। बाकी ये सारी चीजें हार जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमारे हाथ में मेहनत है, कोशिश है, वो हर रोज लड़के कर रहे हैं और पूरा फोकस है और डिसिप्लिन है ताकि ये वर्ल्ड कप जीत के जाए। ये तो हमारा शुरू पहले दिन से अज़म है कि हम जीत के जाएं। बाकी ये सारी चीजें जो हम कर सकते हैं उसमें हम जरा भी कमी नहीं कर रहे किसी चीज में भी। जितने भी हमारा कोचिंग स्टाफ है वो सब मेहनत कर रहा है। हर तरह के जो हमारे फील्डिंग कोच है, बॉलिंग कोचेस हैं, बैटिंग के हैं, पूरी जिसको एनालिस्ट है, ट्रेनर, फिजियो, मैनेजर, हर बंदा जोर लगा रहा है और प्लेयर्स तो ऑब्वियसली मेहनत कर रहे हैं तो इस लेवल पे पहुंचे हम। अच्छा, आपने बॉलर्स का तस्करा कर दिया, उबैद शाह की भी बात हो गई, अली रजा की भी बात हो गई, क्या हमें कोई मोहम्मद यूसुफ भी नजर आ रहा है? क्या हमें कोई सईद अनवर भी बनता हुआ नजर आ रहा है या फॉर दैट मैटर बाबर आजम भी कोई बनता हुआ नजर आ रहा है? बैटिंग स्ट्रेंथ में क्या हमारी सूरत हाल है? देखिए बैटिंग में लास्ट मैच जो हुआ है हमारा बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी टफ विकेट थी। उस विकेट पे मेरा ख्याल है 155 रन करना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बैटर्स की, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस आ रही हैं। एक ही जगह पे दो मैच हुए हैं अभी, एक हमारा हुआ था, एक इंडिया का और साउथ अफ्रीका का हुआ है। कल वाली विकेट पे 244 भी सेफ नहीं था। जिस विकेट पे हम खेले हैं उस विकेट पे 50 ओवर तक बॉल सीम और स्विंग होता रहा दोनों इनिंग्स में, इसीलिए हमने उनको टफ मैच होने के बाद 5 रन से हराया है। अगर वो विकेट आसान होती तो आराम से कर लेते, लेकिन देख हमारा राब्ता जरा उनका तो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट टू हिम अगेन बिकॉज़ वी रियली वांट टू वाइंड दिस अप। कर रहे हैं हम लोग कोशिश, एक्चुअली आवाज वैसे ही तो चीजें रह गई, बट बॉटम लाइन ये। अच्छा यूसुफ भाई आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जी, आप बैटर्स की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बैटर्स बहुत कर रहे हैं। अगर पहले आवाज आई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने काफी डिटेल से बताया जी। आपने कुछ वो काफी बात आ गई, बस उसको खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये सईद अनवर जैसा प्लेयर तो अभी तक नहीं आया क्योंकि बहुत डेंजरस प्लेयर थे। जिस कंडीशन में और जिस बॉलिंग के साथ उन्होंने रन्स किए हुए अमेजिंग, नो डाउट कि इतना अच्छा प्लेयर, लेकिन ये है कि किसी के बारे में ऐसा, लेकिन इन पे मैं कोशिश कर रहा हूँ टेक्निक की और टैक्टिक्स और गेम अवेयरनेस में। सर जब से 2.5-3 महीने से मैं आया हूँ, एशिया कप से मैं स्टार्ट हुआ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनके अंदर ये चीजें डालें, लेकिन प्लेयर भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आगे भी करेंगे तो इनको फायदा होगा। क्योंकि हमारा यहाँ होना, मेरा यहाँ आना मकसद यही है कि इनकी टेक्निकल चीजें बेहतर हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जाके जब तक टेक्निक सही नहीं होगी प्रेशर में आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि इन लड़कों को भी, और जो फ्यूचर स्टार हमारे हैं पाकिस्तान में, अगर वो बात सुन रहे हैं और जितने भी हमारे क्रिकेट के हल्के के लोग हैं, अगर बच्चों पे टेक्निक पे काम नहीं करेंगे तो आगे पाकिस्तान ऊपर के लेवल पे आके को मुश्किल होगी। अभी भी मैं हमेशा अभी भी बात करता हूँ कि हमारे ऊपर के लेवल के प्लेयर्स में टेक्निक की बहुत ज्यादा कमी है, वो ठीक होनी चाहिए। और उसके लिए हम फ्यूचर स्टार्स को और जो भी लड़के हैं इनकी कोशिश करेंगे। हम बता इसी उम्र से इनकी टेक्निक पे काम करें और आप कर रहे हैं माशाल्लाह, और थोड़ी सी ग्रूमिंग भी साथ साथ हो जाए। जो हमारे पीसीबी के लेवल चल रहे हैं अंडर 13, 16, 19, यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए ताकि ऊपर के लेवल में जाके हमें टेक्निक का मसला ना हो। और अब बताने वाले सही होने चाहिए और आगे से लड़कों का भी रिस्पॉन्स सही होना चाहिए ताकि उस बात को लें, उस पर मेहनत करें, तो बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग अक्सर ये बात करते हैं कि आपने क्या किया, हम तो सही बात बता रहे हैं, हम तो सही चीज दिखा रहे हैं, करना उन्होंने, सीखना उन्होंने। बेशक ऐसा ही है। वेल यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड डेफिनेटली द बॉयज आर टू मेकिंग अस प्राउड। जहां ऑलरेडी बड़ी टेंशन भी है, इलेक्शन भी हमारे हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें बड़ी अच्छी खबर अपने अंडर 19 बॉयज से मिल रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बना देते हैं हम कि सुबह सुबह जाएं, आप वोट डालें। मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यूसुफ भाई, आपको आवाज क्योंकि बीच में थी, ब्रेक हो रही थी, सो इसलिए मैं चाह रहा था वो भी चले, इनकरेज करते हैं। आई एम श्योर सभी चाह रहे हैं कि जो जो मुल्क में मौजूद है वो तो वोट डाले, हिस्सा डाले इस इंतखाबी अमल में। थैंक यू। अच्छा, मैंने सोचा है कि प्लान बना देते हैं। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, प्लान बन गया। अच्छा, सुबह आप वोट डालें बिना, और 1 बजे मैच है पाकिस्तान का सेमीफाइनल, छुट्टी का दिन है। वी नो के
अब्दुल्ला भाई क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो यहाँ पे होंगे आपके साथ। अच्छा चलो, ये अपने लिए नहीं था ये प्लान। साथ साथ आप हमें शाम में ज्वाइन कीजिएगा तज्ज़िया और तबसरों के लिए, लेकिन सुबह भी आपने लम्हा बलम्हा अगर खबर रखनी है मामलात पे तो जियो न्यूज़ इज गोइंग टू बी विद यू 24/7। आई कुड इवन प्रपोज सम फूड आइटम्स, क्योंकि मौसम भी इस किस्म का है कि जिसमें पकौड़े भी चल सकते हैं। समोसों का तो आजकल बहुत ही यार टेंशन पड़ी होती है, एवरीबडी वांट्स टू हैव समोसे, तो लिहाजा ये सारी चीज़ों का भी एहतमाम कर लें, एंजॉय द होल प्रोसेस। तो ये बड़ी चीज़ है। ओके, कमिंग बैक टू द इलेक्शंस 2024 के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी है। गुज़श्ता इलेक्शन के मुकाबले में हालिया मुहिम में किसी हद तक रिवायती गहमा गहमी की कमी महसूस हुई और इस पूरे अरसे में इंतखाबी मुहिम चलाने में पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अक्टूबर से सरगर्म हैं और फिर आसफा भुट्टो भी मैदान में आई, काफ़ी मुतहर्रिक थी। फिर उनके वालिद साहब ने भी कुछ जगह संभाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून शुरू में तो ड्राइंग रूम की सियासत तक ही महदूद रही है। नवाज शरीफ सियासी जोड़ तोड़ करके अपने तमाम पत्ते सीधे करने के बाद इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। अपना मंशूर लाने में नून लीग ने काफ़ी वक्त लगाया, लेकिन आखिरी 2 हफ्तों में बड़ी धुआंधार इंतखाबी मुहिम के रंग इन्होंने भी जमाए हैं। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि लेट आए बिकॉज दैट इज़ रियली लेट इन द गेम, क्योंकि कंपैरिजन देखें ना कि पीपल्स पार्टी कब से स्टार्ट हो गए थे और इनकी ड्राइंग रूम की और हम ये सवाल कर रहे थे कि निकल क्यों नहीं रहे, कि क्या हो रहा है, बट एनीवे फाइनली वो हो ही गया। अच्छा जी, 2018 में आपको याद दिला दें, इंतखाबी मुहिम लीड करने वाली तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इंतखाबी रेस से बाहर रही, यहाँ तक कि पार्टी अपना इंतखाबी निशान जो कि है बैट बल्ला वो भी बचाने में नाकाम रही। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ने सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम खुल कर चलाने का ज़्यादा मौका नहीं दिया, बिकॉज यू नो कि वहाँ टेंशन एक रही है पिछले कुछ दिनों में। कराची में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM और तहरीक लब्बैक अलबत्ता इंतखाबी मुहिम चलाते रहे हैं बिल्कुल, और तमाम सियासी जमातों ने वोटर्स के सामने अपना सियासी मंशूर रख दिया है। तो अवाम किस पर एतमाद करते हैं, इंतखाबी दंगल कौन जीतेगा? कल रात तक हालात बहुत वाजे हो जाएंगे, क्लियरिटी आ जाएगी। हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनका कॉलम भी बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ है जिसमें पूरा मंजरनामा जो है वो बता रहे हैं कि क्या इरादा है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, खैर अभी हमारे साथ ही होंगे, हम तो कर लेंगे, लेकिन और क्या हो सकता है। वड़ाइद साहब शुक्रिया। वड़ाइद साहब, इलेक्शन का टाइम आ गया है, इंतखाबी मुहिम अब खत्म हो चुकी है। इस दफ़ा सबने अलग अलग अंदाज अपनाया है। पीपल्स पार्टी को 4 माह से पब्लिक में निकली हुई थी, मुस्लिम लीग नून ने लिटरली बस 14-15 दिन 20 दिन चले कर लें। आपको किसकी हिकमत अमली ज़्यादा मौसर नज़र आई है? देखें, ये तो बिलावल भुट्टो की कैंपेन को तो सब मान रहे हैं। उसने सबसे पहले शुरू की, सबसे पहले मंशूर दिया, सबसे पहले पार्टी उम्मीदवार दिए, और नून ज़ाहिर है थोड़ी लेट हुई, लेकिन नून ने ज़्यादा मेहनत अपने इंतखाबी उम्मीदवारों पे की, बेहतरीन इंतखाबी पेयर जो थे वो चुने। तो दोनों की हिकमत अमली अलग अलग थी। PTI चूँकि इस वक्त प्रॉब्लम्स में है और वो शायद इतनी मौसर हिकमत अमली नहीं बना सके, उनका इन्हिसार जो है वो सिर्फ अपने वोट बैंक पे है। अब देखना यह है कि क्या बेहतर हिकमत अमली वाले जीतते हैं, बेहतर मंशूर वाले जीतते हैं या बेहतर वोट बैंक वाले। वड़ाइद साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक वाज़े फ़र्क इंतखाबी मुहिम के बैकग्राउंड में होने वाली सियासी हिकमत अमलियों का भी रहा, जैसे कि मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहाद बनाए, सीट एडजस्टमेंट पर जोर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ किए बेसिकली। पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मुस्लिम लीग नून को आपको लग रहा है कि इन वजूहात से एडवांटेज मिल सकता है? ज़ाहिर है जी, मुस्लिम लीग नून को अपनी अमली का ही एडवांटेज मिला है। उनकी डील है, उन्होंने चीज़ें तय की हैं, मुस्तकबिल का खाका बनाया है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी सुलह हुई है, और इसीलिए लगता है कि अगली हुकूमत भी उनकी होगी। और जो पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि एक मखलूत हुकूमत होगी जिसमें पीपल्स पार्टी होगी और जिसमें नून लीग होगी, अब ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं होगी मखलूत हुकूमत में वफाक की, और वो सिर्फ सिंध तक महदूद रहेंगे। तो इस हवाले से तो नून लीग की जो हिकमत अमली है वो बेहतर रही। एक तरफ उन्होंने अपनी मुखालफ जो PTI है उसको ज़ेरे अताब किए रखा, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने स्ट्रेटजी में अपनी शिकस्त दे दी। जी बिल्कुल, हिकमत अमली तो उनकी है, लेट्स सी कितनी कारगर साबित होती है। वड़ाइद साहब, पूरे मुल्क की सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है ऑल्दो, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक भी बहुत इबाम है।
वहाँ कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी फ्रंट फुट पर नज़र नहीं आ रही है। तो क्या बड़ी जमातों ने ज़रा खुद अहमियत नहीं दी या हालात ही ऐसे हैं सूबे भर में? क्या आपको मंजर बनता मतलब हुआ उस नजर तरह आ रहा फोकस है? हमें नजर नहीं आया जिस तरह पहले हम देखते रहे। देखिए, सूबे के हालात भी कुछ इस तरह के हैं। दूसरा, वहाँ लोगों का ख्याल है कि जो पीटीआई है वो बड़ी मकबूल है, और लेकिन पीटीआई के साथ हाथ ये होने जा रहा है कि जो उनके आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो भी शायद उनके साथ ना खड़े रहें। फिर परवेज़ खटक साहब अलग हो चुके हैं, उनका एक हल्का असर है। तो बावजूद इसके कि बहुत वोट बैंक हैं पीटीआई का, लेकिन अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, और हो सकता है कि पीटीआई वोट बैंक के एतबार से तो जीत जाए, लेकिन क्या वो हुकूमत बना सकेगी या नहीं, इस पर सवाल खड़े हैं। बिल्कुल सही वराइज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वैसे वराइज साहब के साथ हमारी रोज़ एक बड़ा इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ लाइफ तज्जिए जो हैं वो शाम के वक्त चल रहे होते हैं। शाम नहीं, वैसे एक्चुअली 4-5 से ही हम स्टार्ट हो जाते हैं, सो यू कैन लिसन टू दैट एज वेल। इन द मीन टाइम एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे कि फ़ेक न्यूज़ को काउंटर किस तरह किया जाए। पहले भी हम बात कर रहे थे और कंक्लूजन एक्चुअली उसका यही निकला कि जितना आप चाहते हैं टू फाइंड आउट द ट्रूथ, वो आप पे है। मतलब कोई आपको ला के देगा तो उसमें तो फेक न्यूज़ भी होगी, रियल न्यूज़ भी होगी, ऑथेंटिक भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप कितनी उसकी खोज लगा रहे हैं कि कहीं गलत चीज़ समझ के कोई गलत फैसले ना कर लिए जाएं। सो उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू चीमा साहब। चीमा साहब, पिछली मरतबा तो अब रब्ता नहीं हो सका था, लेकिन इस मरतबा अब आपसे बात हो ही रही है तो पूछना ये चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, सीरियस है ये थ्रेट मुतासर होने का तमाम प्रोसेस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेक्स ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन? लो जी, रब्ता ही नहीं हो पा रहा। ये तो पता ही गया होगा ना आपको, शोर सब हो गया है। बट एनीवे, आप मुझसे पूछें, आपको क्या लगता है ये सीरियस है मामला इस दफा? मुझे लगता है कि लिटरली 100% ये सीरियस बहुत सीरियस थ्रेट है। So let me answer. So मुझे लगता है कि हर साल ये सीरियस होता ही जा रहा है मामला, बिकॉज आपको पता ही है कि पिछले इलेक्शंस में भी एक जमात है हमारी जिसने टोटल ऑलमोस्ट मतलब एक फुल जोर कैंपेनिंग भी ऑनलाइन की हुई थी, और ऑनलाइन फॉलोइंग होने का फायदा उनको बहुत ज्यादा हुआ। सोशल मीडिया कैंपेन और मैनेजमेंट का बहुत फायदा हुआ। वो चीजें हमने देखी जो कि बाकी जो पार्टीज थी वो जरा लैग बिहाइंड कर रही थी। अब उनको भी याद आ गया ऑब्वियसली कि दिस इज अ एवेन्यू, और इसमें हमें भरपूर, खासतौर पे यंगस्टर्स इसमें बहुत होते हैं, लेकिन जो एक अच्छी चीज होती है उसके साथ एक डाउन साइड भी होती है, और वो है फेक न्यूज। तो लिहाजा यस, और जाहिर इतने सख्ती ने कुछ ने ज्यादा स्पेसिफिकली वो जिसे कहते हैं ना कमाल भी हासिल कर लिया कि किस तरह से हमें प्रोपेगेंडा करना है, हमें किस तरह से झूठी फैब्रिकेटेड कहानियां घड़नी हैं और वो फैलानी है। वही वाली बात ना, हमारे साथ हैं, आप बस जल्दी से जवाब दे दें कि हाउ सीरियस इज दिस थ्रेट ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन इन इलेक्शन 2020? या अल्लाह, You know, we are not going to try now. अब मुझे लगता है ना, मुझे क्या हो रहा है अभी हम मतलब इलेक्शन ही नहीं बन रहा, तो हमारा तो प्रॉब्लम ये है। छोड़े, न्यूज़ तो बाद में होगी। In any case, we'll once again try to get connected. जैसे कि फॉर इंस्टेंस मुल्क में एक ये भी फेक न्यूज़ फैली हुई थी कि भाई पता नहीं इलेक्शन से कितने दिन पहले इंटरनेट सर्विस बंद हो जाएगी और ये हो जाएगा, फलाह हो जाएगा। उमर चीमा से हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अब हो गया इनफैक्ट। लेकिन आप देख लें कि इंटरनेट सर्विस बहाल है, चल रही है, ठीक ठाक काम कर रही है। कि उमर चीमा से राब्ता हुआ है कि नहीं हुआ? उमर हो गया है, हो गया है जी जी हो गया। So the internet is working and that's a phone is working. All right. So उमर, क्या सूरत हाल आपको बनती नजर आ रही है? ये जो फेक न्यूज़, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये किस तरह से असरअंदाज हो सकती है इन इंतखाबात पे? देखें, फेक न्यूज़ की एक पूरी इकानमी है और बहुत सारे लोगों का इसके साथ रोजगार वाबस्ता है, तो लिहाजा उसमें एक बड़ा इंसेंटिव है। इसमें लोगों को आप इसका एक पॉलिटिकल कैपिटल भी होता है और उसमें एक पैसा भी इन्वॉल्व होता है। और फिर ये है कि जो इसमें ज़्यादा डेंजरस मुझे चीज़ लगती है वो ये है कि इसमें इसके फैलाव में जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो भी इस्तेमाल होती है जी। कि अगर बाकी लोग हो ना जिनका कोई जर्नलिज्म के साथ ताल्लुक ना हो तो लोग भी शायद कंफ्यूज हो जाएं या उनकी बात सुनते हुए वो उसको दोबारा चेक करें, लेकिन जब जर्नलिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये जो रेटिंग की रेस है उसमें बाद बात ये होता है जी कि एक फलां ने दावा कर दिया
और फिर कोई उसके बारे में पता भी नहीं करता कि ये दावा दुरुस्त है या गलत है। बस ये है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो उसी बात को आगे चलाते जाते हैं। और फिर यह है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया और मीडिया ने उनको एक मेगाफोन प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर ये मामला, इस पे कोई काम, इस्लाह का कोई काम मीडिया से शुरू हो जाए तो बाकी मुआशरे में भी इसके सुधार के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मीडिया इसमें इन्वॉल्व होगा, मीडिया के लोग ये काम करेंगे तो बाकी लोग जो हैं उनको तो वैसे ही जवाब मिल जाएगा। हालांकि उन्हीं की तो जिम्मेदारी है इसको टैकल करना। की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस पे जितना काम हो रहा है इससे कहीं ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस चीज है और इतनी गलत परसेप्शन चलती हैं कि मैं एज अ जर्नलिस्ट जब सोचता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हकायक होते हैं और जो आम लोग सोच रहे होते हैं, एक स्टेज ऐसी होती है कि वो आपकी बात सुनने को भी गवारा नहीं करते। वो कहते हैं कि जो उन्होंने जिस रियलिटी में वो रह रहे हैं, जो सच उन्होंने तस्वर कर लिया है, अब उस पर कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। ऐसा ही हालांकि आप बर्स्ट करके हकायक उनके सामने खोल कर बयान भी कर दें तब भी वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। और इस हद तक फैक्ट चेक भी जो होता है कुछ इदारों, अगर इदारे पे भी होता है, अगर एतबार इदारे पे नहीं है तो उसका फैक्ट चेक भी नहीं ये मानना। तो तुम्हारे इदारे का फैक्ट चेक है, ये तो फलां इदारे का फैक्ट चेक है, हम तो मानेंगे नहीं। उमर, वुडंट इट बी बेटर अगर बहुत से लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस जिनका नाम भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, वो साथ आए और एक अनलाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस का एक कंसोर्शियम हो जो सारे मिल के फैक्ट चेक करें। अच्छा, एक तो ये बात जो आप पहले कर रहे थे ना कि इदारे पे होता है, इस पर जो एक इंटरनेशनल स्टडी भी हुई है, खासतौर पे अमेरिका में इस पे काम हुआ है, तो पता ये चला कि ये जो नॉन पार्टीजन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि जिनको हम न्यूट्रल कहते हैं, बेसिकली ये है कि ये जो न्यूट्रल है ना, ये भी बड़ा एक अब्यूज वर्ड है। लोग न्यूट्रल लोग चाहते हैं, बस उनको उनका रेफरेंस देने के लिए सुनते अपनी अपनी मर्जी के लोगों को हैं, जो उनके मजाज की तस्कीन जिधर से उन्हें फराहम होती है, जिधर से अपनी मर्जी की बातें मिलती हैं, वो चाहे गलत हो या ठीक हो, बातें उन्हीं की सुनेंगे, लेकिन कहेंगे जी कि फलां को न्यूट्रल होना चाहिए। तो अमेरिका में एक स्टडी हुई और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो न्यूट्रल किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी फैक्ट चेकिंग को लोग बहुत ज्यादा उन पर ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपने लेवल की, मसलन ये है कि अगर कोई प्रो रिपब्लिकन फैक्ट चेकर है तो वो उसका काम ये है ज्यादातर कि जो रिपब्लिकन के रिलेटेड कोई अगर डिसइंफॉर्मेशन आ रही है तो वो उसको बस्ट करेगा, तो रिपब्लिकन उसकी तलाश में होंगे कि वो ये कह दे कि जो चीजें चल रही हैं। बात तो फिर वहीं आगे कि जो हमने मानना है या जिसका वर्जन सुनना है, जो हम सुनना चाहते हैं, वो सुनेंगे। बात तो वहीं आ गई। बस यही बात है ये। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट के हमारी, जब हम एज अ जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूँ एक आम लोगों से हट के, कि हमारी ओपिनियन कोई भी हो, लेकिन जिस जगह पर हम जाके सरेंडर करते हैं या हमें सरेंडर करना चाहिए वो फैक्ट्स हैं। True. कि और जो जर्नलिस्ट हैं उनका आपस में मुकालमा भी इसी बुनियाद पे होना चाहिए। एक जो चीज बड़ी है, हर आदमी जो है वो सोर्सेज की आड़ में छुप जाता है कि जी मेरे सोर्सेज ये कहते हैं, कोई बात किस हद तक काबिल सताइश है, ये ठीक हो सकती है या नहीं, बल्कि एक दूसरे को क्वेश्चन करना, चैलेंज करना जी कि ये बात किस तरह दुरुस्त है, वो भी हमारे एथिक्स के भी अगेंस्ट तस्वर किया जाता है। right. तो ये मीडिया में अगर मीडिया में इस्लाह का अमल शुरू हो जाए ना, तो मेरे ख्याल इसका एक सोसाइटी पर भी फर्क पड़ेगा। और जो नई गवर्नमेंट आ रही है, बिलखुसूस उनके लिए मेरी एक तजवीज़ है कि आप जो फेक न्यूज़ के लॉ बनाते हैं, उनके अलावा अगर आप इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दे लें कि मीडिया लिटरेसी का सब्जेक्ट प्राइमरी से आप इंट्रोड्यूस कराएं, उधर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये बताएं, उनकी ट्रेनिंग कराएं कि सच और झूठ में किस तरह फर्क करना है। This is a very good suggestion. ये ओवरऑल एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरह सच और झूठ को अलग करें, किस तरह जो आपको कहता रहे और बार बार कहता रहे उस पर यकीन ना करें, इनफैक्ट अपनी तहकीक करें और हकायक को जानें। बहुत अच्छी बात है कि शुरू से हमारे बच्चों की ये ट्रेनिंग होती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात है अभी लिखा कि भाई पाकिस्तान के बहुत से मसाइल की जड़ जो है वो बढ़ती हुई आबादी है, और जो सियासी जमात अपने मंशूर में मनसूबाबंदी या ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ऊपर फोकस करे या उसका जिक्र तो करे, या किस तरह से इस मसले से नबरदाव आसमां होना है, उनको भी आप ज़रूर कंसिडर करें। खैर मसाइल तो बहुत से, और एक और बहुत बड़ा मसला इकॉनमी है, और इकॉनमी कैसे संभलेगी, क्या होगा,
अच्छा, आइडियाज It's बड़े going to be होते हैं ना challenging for anybody who takes the throne. इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग के वक्त आइडियाज बड़े बड़े होते हैं और वैसे कितने कोई खास कभी होते भी नहीं है, लेकिन जब हुकूमत बनती है तो वो आइडियाज एक्सपेरिमेंट होते हैं एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है रिसेंट पास में दे डू नॉट वर्क आउट। तो ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा जिसको ओवरकम कर ले। वादे तो पता नहीं क्या क्या है, मुफ्त बिजली, मुफ्त ट्रेनें, मुफ्त पता नहीं मुफ्त जहाज चलाने के ये तमाम वादे अपनी जगह, लेकिन मुल्क की मईशत कुछ और कहानी सुना रही है। मौजूदा हालात में सारे वादे महज दिन में ख्वाब ही रखते हैं और पाकिस्तान तो वैसे ही गुज़श्ता साल बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से बचा है अल्लाह अल्लाह करके। 4 माह बाद हुकूमत को नया बजट देना होगा। सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई को कम करना है। मार्च में हमारा रिव्यू है IMF का भाई, और इस वक्त 40% से भी ज़्यादा है महंगाई हमारे यहाँ। बिजली और गैस के बिल अदा करना आम आदमी के वस से बाहर हो चुका है। महंगाई का सिलसिला पता नहीं कब रुकेगा, और क्या IMF मज़ीद सख्त शराइत के साथ नया हमें मुआहिदा देगा? रिव्यू के बाद क्या माहौल होगा, क्या मौक़े होंगे आम आदमी के लिए? दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो कि नई हुकूमत के लिए बिल्कुल अभी बस आते ही इक़्तिदार में आते ही, और कभी कभार आप सोचते हैं ना जब आते ही इस चीज़ में जंप मारनी है तो वाई आर यू सो ट्राइंग टू कम टू दिस। बट आते ही अगर इस चीज में जंप मार देंगे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस चीज में जंप मारने में देर होती है तो फिर बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। साबिक सरबरा FBR शबर जैदी साहब हमारे साथ हैं। शबर जैदी साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लें कि कल इलेक्शन है और इसके बाद एक नई हुकूमत बनेगी, इसमें कोई ज़्यादा बहस नहीं कि सबसे बड़ा चैलेंज है जी हमारी इकॉनमी। तो सबसे पहले बात IMF की कर लेते हैं। क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई सिनारियो है जिसमें नई हुकूमत को IMF के पास ना जाना पड़े या एक मरतबा ही जाना पड़े, इससे ज़्यादा नहीं? देखिए, अभी जो पाकिस्तान की करंट अकाउंट की पोजीशन है उसमें हमें IMF में जाना ज़रूरी है, और अगर हमारे हालात बेहतर होते हैं तब भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमें जो वेस्टर्न सपोर्ट चाहिए वो उस वक्त मिलती है जब IMF की सपोर्ट होती है। तो हमें जो रिक्वायरमेंट्स है फॉरेन करेंसी की, उसके लिए IMF पे जाना ज़रूरी है। तो ये एक बेकार की बहस है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक नेक्स्ट प्रोग्राम तो 100% ज़रूरी है। अच्छा शबर साहब, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के बाद PDM की हुकूमत आई, इसमें भी एक फेज़ मिफ्ता साहब का था, फिर डार साहब का था और उसके बाद निगरान हुकूमत। तो क्या आपको गुज़श्ता 1.5-2 सालों में माशी पॉलिसियों का ऐसा तसलसल नज़र आया जो आने वाली हुकूमत आगे बढ़ा सके, या रीस्टार्ट करना होगा तमाम निज़ाम? देखिए, माशी पॉलिसी में ना मैं डार साहब के टाइम से मुतासिर था, ना था मुफ्ता साहब के मुतासिर था, मगर जब से ये केयर टेकर आए हैं और उन्होंने जो कुछ इक़दामात लिए हैं वो सही लाइन पे चल रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को स्टेबिलिटी दी है। बाकी जो सब चीज़ें थी वो पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह थी और पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं थी। हमें जो सख्त फैसले करने हैं, जो सही बातें करनी हैं, वो नहीं कर रहे थे, और ना हम डॉलर को स्टेबलाइज कर पाए थे, ना हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को, एक्सचेंज कंपनियों को हाथ डाला था। अब जब ये डाला गया है तो पाकिस्तान की मईशत स्टेबलाइज हुई है। अब बस आप और मैं ये दुआ करें कि ये आके दोबारा ख़राब नहीं कर दें। दुआएं भी हैं, और फिर ज़ाहिर है अगर ख़राब करेंगे तो क्या होगा? शबर साहब, इस कैंपेनिंग में हमने देखा है सियासी जमातें जो हैं बड़े बड़े वादे कर रही हैं, सैकड़ों यूनिट फ्री बिजली, फ्री घर, सब्सिडी वाले जो कार्ड्स हैं, इनकम सपोर्ट, मतलब बहुत कुछ, सब कुछ जो उनके दिमाग में आ रहा है कहे चले जा रहे हैं। तो इन रियलिटी महंगाई में कमी की उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, ये गैलरी के लिए हो रहा है। आप समझती ना, एक चीज होता है गैलरी के लिए बात करते हैं आप, उनको भी पता है वो नहीं कर सकते। जो कह रहे हैं ना उनको पता है कि ये नहीं हो सकता, मगर जो गैलरी के लिए बाद दफा बयान दिया जाता है ना, वो बयान है, इसका कोई ताल्लुक हकीकत से नहीं है। जब ये पावर में आएंगे सबको पता है कि हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक आज आपके लिए लोगों को बयान देने के लिए, आप लोग जैसे लोगों की डिस्कशन के लिए हो रहा है, इसका कोई ताल्लुक हकीकत से नहीं है। That does not mean for people who are listening that you are not going to go out and vote, क्योंकि ये चीज़ नहीं बदलनी, ये बदल भी सकती है बिल्कुल। अच्छे फैसले, अच्छी अगर आप obviously directions लें, everything can be done inshallah, so that should not put you in a mood where you don't vote. अच्छा, बड़ी बात की जाती है, बाज़ लोग क्रेडिट लेते हैं भाई पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, तो भाइयों
ज़रा इर्द गिर्द भी नज़र डालें, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के जो दावेदार हैं उनके अपने रिश्तेदारों की वजह से ही पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में पड़ भी गया था, मतलब बिल्कुल उस वर्ज पे भी आ गया था। इसहाक डार साहब की हम बात कर रहे हैं, क्या किसी से ढकी छुपी बात है? मतलब सरफेस पे ना देखें ना, डेप्थ में जाएं बेसिकली। So, अच्छा let's see अब आगे क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वी वांट टू फाइंड आउट कि क्या क्या तैयारियां हैं, क्या हो रहा है। सखर से यासिर फारूकी ने हमें हमाद अहमद फैसलाबाद, दानियाल हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे और हम यहाँ के बड़े मुकाबले भी जानेंगे, फिर साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वहाँ क्या इंतजामात है ECP के। सो सबसे पहले कहाँ चले, क्या सब लोग हमें सुन सकते हैं? सामने देखे भाई बॉयज। यासिर सखर से आप बताइएगा क्या तैयारियां हो रही हैं और टेल अस। नहीं ना, I can see that they cannot hear us. चलें फिर हमाद, आपको आवाज आ रही है हमारी? हमाद? I can see from their body language they're not connected to us. सामने आ जाए अभी। अच्छा भाई वॉइस आवाज आ रही है आपको सब लोगों को? यासिर, हमाद, दानियाल, कैन यू हियर अस? जी आ रही है, आवाज आ रही है। चले जी यासिर, हम आपके पास आएंगे। सखर, सबसे पहले क्या सूरत हाल है भाई? कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं जहां पर बड़ा कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है और ECP के इंतजामात मुकम्मल हो गए? जी यासिर, आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा दानियाल, आपको आवाज़ आ रही है तो आप बताइए पेशावर में क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के बारे में ना अभी? बिल्कुल, इस वक्त जी इस वक्त सूरत हाल यह है कि गुज़श्ता रात जो कैंपेन था उनका ख़त्म हो चुका है और आज इंतखाबी मवाद की तरसील का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो इंतखाबी मवाद है उसके लिए मुतल्लिका जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो आना शुरू हो गए हैं। पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से NA31 और NA32 को जो इंतखाबी मवाद यानी इलेक्शन मटीरियल है वो दिया जा रहा है। इस तरह पेशावर में 2 मज़ीद मकामात जो है वो मुकर्रर इसके लिए किए गए हैं। एक ईदगाह है और दूसरा कोहाट रोड पर टेक्निकल कॉलेज है। तो यहाँ से NA31 और 32 के जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो प्रिजाइडिंग अफसरान है वो अंदर गए हैं और बाहर जो है वो नहीं आए। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अभी तक उनको जो इंतखाबी मवाद है वो नहीं दिया गया और वो इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ हज़ारों की तादाद में अगर आपको मैं बताऊँ तो प्रिजाइडिंग अफसरान मौजूद है और वो उस इंतज़ार में हैं कि हम अपना सामान जो है वो ले और मुतल्लिका जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर चले जाए। इस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ। अपने अपने इलाके की जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर पुलिस एहलकार आए हुए हैं। थोड़ा सा मायूब है कि अभी तक सिलसिला शुरू ही नहीं हो सका, 12 बजने वाले। अच्छा यही बात यासिर आपसे भी पूछ ले कि ECP के सारे मामलात जो हैं और जो उनकी ड्यूटीज हैं वो पूरी हो गई हैं या अभी हो रहा है? देखें, सखर में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है, जो ताख़ीर का शिकार नज़र आ रहा है क्योंकि ज़िला भर में सिर्फ एक काम कायम किया गया है जहां से इंतखाबी सामान की तरसील की जा रही है। यहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसरान, पोलिंग अमला पहुँच चुका है, लेकिन शदीद रश होने की वजह से यहाँ पे बदनज़मी दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त उस कैंप के बाहर रोड पे मौजूद हूँ। मलेठी रोड है, ये पूरा ट्रैफिक से जाम हो चुका है। अब तक एक भी गाड़ी इंतखाबी सामान जो है लेके मुताल्लिका पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना नहीं हुई है। मैं आपको बताता चलूं कि सखर में 2 कौमी 4 सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए मेंबर कौमी और सूबाई असेंबली के लिए 8,33,000 वोटर्स अपना कर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए 643 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 166 हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है, जबकि 220 हसास पोलिंग स्टेशन है अभी और सामान लेकर निकल नहीं पाए या सामान भी मिलना नहीं शुरू हुआ अभी तक? अच्छा, नजर आ रहा है और आने वाला जो हमारा राब्ता जरा हमाद से तो बात हुई नहीं, बात नहीं हुई। अच्छा ये मुझे कंसर्निंग बात लगी है, खासतौर पे यासिर फारूकी जो सखर से हमें बता रहे थे कि सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन अभी स्टार्ट नहीं हुई। 12 दानियाल हमें बता रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई, यासिर के मुताबिक तो ट्रैफिक जैम हो गया है।
क्योंकि वो एक ही सड़क है। नहीं हुई हाँ। ना। नहीं, अच्छा, फैसलाबाद से हमाद आप ही बताइए कि ईसीपी के सारे मामलात, ये जो इंतखाबी मवाद सामान डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, सबकी वो हो रहा है? जी बिल्कुल जी, इंतखाबी मुहिम की जो सरगर्मियाँ था वो गुज़श्ता रात ही ख़त्म हो गई थी। अब इंतज़ामी मामला चल रहे हैं जिसमें जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील का अमल शुरू हो चुका है। इस सिलसिला में जो ज़िला में 10 कौमी असम्बली के हलके और 21 सूबाई असम्बली के हलकों के लिए सामान की तरसील की जा रही है, और जो शहर के 4 हलके हैं उसके लिए 16 जो सेंटर बनाए गए हैं वो शहर के अंदर है, जबकि जो तहसील की सतह के हलके हैं वहाँ पर भी 7 जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं। इस वक्त हम इकबाल स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर 4 जो हलकों के लिए पोलिंग के सामान की तरसील की जा रही है। प्रिजाइडिंग अफसरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर उनकी जो हाज़िरी की जा रही है, जो पोलिंग का सामान है उनके हवाले करने का अमल जारी है, जिसमें बैलेट बॉक्सेस हैं, बैलेट पेपर्स हैं, स्टेशनरी का सामान है, और इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए भी इंतजामात पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे। इनके साथ गाड़ियां मौजूद हैं जो 1 या 2 से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसरान को उनके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाएंगी, और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस और पाक फ़ौज के जवान उनकी निगरानी में ये पोलिंग का सामान और अमले को पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाएगा। जी चलिए, फैसलाबाद में ज़रा स्मूथ चल रहा है मामला। जी बिल्कुल, हमाद ने हमें फैसलाबाद से अपडेट किया है। यासिर फ्रॉम सखर एंड दानियाल फ्रॉम पेशावर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, आपको पता है कि जियो न्यूज़ विल कीप यू अपडेटेड इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इलेक्शंस। और आज आखिरी दिन ही है, सुबह आपने वोट डालना है। जल्दी से और आज की हमारी इस 3 घंटे अपने पोलिंग स्टेशन का पता करें। हाँ, आज की हमारी 3 घंटे की ये जो नशरियात है, वैसे तो सारा दिन मैराथन चल रही है, मुझे लग रहा है एक पॉइंट जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं आखिर में कि प्लीज़ फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन पे ज़रूर नज़र रखें। अगर आपको कोई वीडियो आ रही है कि भाई फ़लाँ जगह फड्डा हो गया है, फ़लाँ जगह लड़ाई हो रही है, फ़लाँ जगह ठप्पे लग रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या ये वीडियो किसी ने जानबूझकर शरारतन तो नहीं बनाई है। एंड वी एज अ कंट्री कैन वी अफोर्ड इस किस्म की मजाक, तो लिहाजा प्लीज़ बी विजिलेंट, बी स्मार्ट अबाउट इट एज वेल। बहुत से तरीके हैं, वेरीफाई करें जो भी न्यूज़ अगर आपने और इलेक्शन कमीशन को भी इस सिलसिले में जरा नजर रखनी चाहिए। वी विल कैच यू लेटर अर्ली इवनिंग, सो टिल देन बाय। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।